हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके? सब बढ़िया, एकदम सब बढ़िया चल रहा है भाई। मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मेंटल एबिलिटी क्लास ऑफ फिजिक्स वाला। देखो भाई, सीयूईटी का क्रैश कोर्स के अंदर आज हम ये सफर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है भाई, पेपर जल्द ही आने वाला है। ठीक है, और हमने ये डिसाइड करा कि बच्चों की हेल्प करेंगे और उसके अंदर मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन होगा उसका जो सफर रहेगा वो आपका मेरे साथ रहेगा। मेंटल एबिलिटी में अपना रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसका सफर आपका यहां से मेरे साथ जो है शुरू होगा। और उसमें आज हम पहली क्लास के अंदर कोडिंग डी कोडिंग करेंगे। जी हाँ, कोडिंग डी कोडिंग एक ही शॉट के अंदर कंप्लीट आज हम करने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी कंसेप्ट के साथ भी और सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ भी। देखो भाई, मेंटल एबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। मेंटल एबिलिटी को मैं एक जादुई कंसेप्ट बोलता हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट बोलता हूं, जो दिमाग के अंजर पंजर खोलकर पढ़कर समझने में ही मजा है। और उसी की यूटिलाइजेशन से अपन उन क्वेश्चंस को टारगेट कर पाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पेपर में रहती है। और पेपर में वो क्वेश्चंस डाले भी क्यों जाते हैं? इसलिए डाले जाते हैं कि आपने कितना रट्टा लगाया है, क्या करा है, उससे कोई मैटर नहीं है। सीयूईटी का भी पर्पस यह है कि बच्चे की इंटेलिजेंस पर फोकस करा जाए, बच्चों की इंटेलिजेंस को देखा जाए, बच्चे कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है, क्या उनकी एबिलिटीज है, इस पर फोकस करना उनका पर्पस रहा है। तो आओ भाई, सीयूईटी के क्रैश कोर्स के अंदर रीजनिंग की पहली क्लास के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है भाई, मेरा नाम है कुणाल और आज कोडिंग डिकोडिंग हम फर्स्ट शॉट के अंदर ही वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आज कोडिंग डिकोडिंग में हम कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने लगे हैं। देखो भाई, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इस कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए एक शॉट के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर इसको मैंने 4 कैटेगरीज में बांटा है। इसको मैंने 4 कैटेगरीज में बांटा है। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है भाई जंबल बेस्ड कोडिंग। सबसे पहली है अपनी जंबल बेस्ड कोडिंग। दूसरी अपनी रहेगी मिरर वैल्यू कोडिंग। थर्ड हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड कोडिंग। और फोर्थ अपन करेंगे सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ अपन करेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसके भी 2 पार्ट है जो भी आपको मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग होती है तो क्या होती है, इसके ये 4 पार्ट मैंने क्यों बनाए हैं। देखो भाई, कोडिंग डिकोडिंग एक हमने, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, तो ये हमने कहां पर देखे हैं ज्यादातर? देखो भाई, मेरा जो सफर रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग बचपन से मैं डिटेक्टिव और थ्रिलर मूवीज के अंदर देखता आ रहा हूं। सीआईडी सबने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल सबने देखा होगा, या डिटेक्टिव मूवीज, थ्रिलर मूवीज या वेब सीरीज आपने देखी होंगी बहुत ज्यादा, राइट? उसके अंदर हम बहुत देखते हैं कि भाई मान लो कोई क्रिमिनल है, उसने दूसरा किसी को मैसेज भेजना है, तो वो कोड के थ्रू मैसेज भेजे जाते हैं। और हमारे जो बहादुर डिटेक्टिव्स हैं, ठीक है, या बहादुर हमारे विजिलेंस वाले हैं, वो उनको क्या करते हैं? वो उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी एबिलिटी, आपका माइंड का वाइडनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए यार। ठीक है ना? क्रिप्टोलॉजी का काम ही यही है, कोड को डिकोड करना। दूसरा, हिस्टोरियंस भी डिकोड करते हैं बहुत सारी चीजें। हमारी पुरानी लैंग्वेजेस थी जो, उनको भी डिकोड ही करा जाता था और डिकोड करके ही उनको समझा जाता था ट्रांसलेशन के थ्रू। तो यहां पर भी अब वहां पर हमारा ये जो एग्जाम के थ्रू हमारा क्या टेस्ट करने वाले हैं यार, यही चीज की हमारी दिमाग की वाइडनेस कितनी है। ठीक है, हम कैसे क्वेश्चंस को विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम उसको पैटर्न को समझे कि किस तरीके से एक ओरिजिनल वर्ड को कोड में बनाया गया, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए, और उसको उसी सेम पैटर्न से हम दूसरे वर्ड को कैसे डिकोड करेंगे। ठीक है भाई, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन इसकी। देखो भाई, इंट्रोडक्शन में क्या कहता है कि क्रिप्टोलॉजी या डेसिफर या जो कोड हैं, ये बहुत कॉमन है टू व्हाट वी सी इन डिटेक्टिव मूवीज या थ्रिलर्स। जो बात मैंने भी आपको कही,
यही सेम बात कही कि क्रिप्टोलॉजी जो है या डेसिफर्स जो बोलते हैं, जिन्हें हम कोड बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है, जो हम अक्सर कहां देखते हैं, डिटेक्टिव मूवीज में या थ्रिलर्स में। कह रहा है दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिडन पैटर्न्स ऑफ कोडिंग। क्या है इसमें, अगर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से ना देखा जाए तो क्या चीज है कि भाई एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है, किस चीज को अंडरस्टैंड करने का, हिडन पैटर्न्स का, जिसके थ्रू कोडिंग हमारी हुई है। सिंपल, आगे देखते हैं। कह रहा है कोड क्या होता है, कोड इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। किससे बनाया जाता है कोड, लेटर्स से, विच इज यूज्ड in place of the original word that is coded. There exists some certain relationship between the letters of original word and its code or words that are coded in a certain language. यानी कि एक ओरिजिनल वर्ड को पकड़ते हैं, किसी भी तरीके का उस पर पैटर्न लगाएंगे, चाहे अल्फाबेट्स के लिए, चाहे न्यूमेरिकल्स के लिए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे सब्स्टिट्यूट करके, चाहे जंबल करके, चाहे मिरर वैल्यू करके, और उस ओरिजिनल वर्ड को एक कोड में फ्रेम करेंगे, एक पैटर्न लगाकर एक कोड में बदला जाएगा। उस पैटर्न को अपने को पकड़ना है और एक दूसरे वर्ड को अपने को उसी सर्टेन लैंग्वेज के अंदर कोड कर बताना है। ठीक है भाई, बड़ी सिंपल चीज है। अधिकतर क्वेश्चंस इसके अंदर कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। अधिकतर क्वेश्चंस बच्चों इसके अंदर ऐसे आते हैं कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, if in a certain code language, मान लो कोई भी एक वर्ड है, कोई भी रैंडम एक वर्ड है, मान लो ABC is coded as 1 2 3, कह रहा है if in a certain code language ABC is coded as 1 2 3, then how will you code XYZ इन द सेम लैंग्वेज। इस तरीके से अधिकतर क्वेश्चन हमें देखे जाते हैं कि कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक ओरिजिनल वर्ड को वो कोड कर देते हैं कोई भी पैटर्न लगाकर, और उसके बाद उस पैटर्न को हमें समझना है और एक दूसरे वर्ड को उसी सेम लैंग्वेज के अंदर कोड कर दिखाना है। अधिकतर क्वेश्चंस हमारे इसी लैंग्वेज में होते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस इसी फ्रेमवर्क में होते हैं। तो आओ भाई आज का सफर शुरू करते हैं, थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं और चीजों को समझना शुरू करते हैं। बहुत हो गए इंट्रोडक्शन, फटाफट से कैटेगरीज पढ़ते हैं यार। कैटेगरीज को मैं पहले ही बता दूं, मैंने इस तरीके से फ्रेम करा है, कैटेगरीज को इस तरीके से फ्रेम करा है कि भाई जिसकी वाइडनेस कम होगी पहले उसको समझेंगे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वाइडनेस बढ़ाते चलेंगे। यानी कि कह रहा है जनरली देयर आर वेरियस नंबर ऑफ वेज इन विच कोडिंग कैन बी डन, बट वी कैन कैटेगराइज देम एज, सबसे पहला जंबल वर्ड कोडिंग, दूसरा मिरर वैल्यू कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। और सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको दो पार्ट्स बताए हैं। दो पार्ट्स कौन से हैं, एक होगा हमारा पैटर्न सब्स्टिट्यूशन, एक होगा हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद चौथा हम करेंगे नंबर बेस्ड कोडिंग। चौथा हम करेंगे नंबर बेस्ड कोडिंग। देखो भाई ये दोनों का एक पेयर है और ये दोनों का एक पेयर है। कैसे, देखो भाई जंबल वर्ड कोडिंग का दायरा थोड़ा छोटा होता है, यानी कि इसके अंदर पैटर्न्स हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, इसके अंदर हम पैटर्न्स बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन एंड नंबर बेस्ड कोडिंग, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ पैटर्न्स हम बहुत एंडलेसली लगा सकते हैं। नंबर ऑफ पैटर्न्स उसके अंदर बहुत एंडलेसली, बहुत अधिकतर वेज में लगा सकते हैं एज कंपेयर टू जंबल वर्ड कोडिंग या मिरर वैल्यू कोडिंग। मिरर वैल्यू कोडिंग तो यार बहुत ही ज्यादा इजीली हम पकड़ सकते हैं। मिरर वैल्यू कोडिंग को हम बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, एक ही स्ट्रैटेजी लगेगी, एक ही कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं यार पहली कैटेगरी से, जो है जंबल बेस्ड कोडिंग। जंबल बेस्ड कोडिंग में क्या है कि देखो भाई इट इज अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ कोडिंग वेयर द वर्ड्स आर जंबल्ड एंड अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। द कोड्स आर ओनली क्रिएटेड बाय रीअलाइनमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि भाई ओरिजिनल वर्ड को कोड में बनाया जाता है कैसे, स्क्रैम्बल करके, जंबल करके। यानी कि वो कुछ नहीं करेगा, मान लो एक 6 लेटर का वर्ड है और इधर भी एक 6 लेटर का वर्ड है, ठीक है, उस 6 लेटर के वर्ड के अंदर कोई भी एक पैटर्न लगा के उसको जंबल कर कर, उसको स्क्रैम्बल कर कर वो उसको कोड बना देगा। कोई भी नया वर्ड यूज नहीं होगा और कोई भी एक नया पैटर्न नहीं लगाया जाएगा उसके अंदर, सिर्फ स्क्रैम्बल। अब जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जंबल सेंटेंसेस करते हैं, हम जंबल सेंटेंसेस देखते हैं, बिल्कुल उस तरीके से था। जंबल सेंटेंसेस तो हमने देखा है ना इंग्लिश के अंदर, उसी तरीके से। जैसे कि भाई देखो यहां पर एक वर्ड है ट्रेन्स, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक वर्ड है ट्रेन्स, इट इज रिटन एज RTIASN। तो कह रहा है हाउ विल रिमोट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज।
अब यहां पर आपको यह चीज देखनी है कि कोई भी नया वर्ड नहीं आया है, सारे के सारे नंबर ऑफ लेटर्स हमारे सेम है। नंबर ऑफ लेटर्स अगर इसमें हमारे 6 हैं तो इसमें भी 6 है, और कोई भी नया लेटर भी नहीं आया है, कोई नया लेटर नहीं आया है इसके अंदर, वही के वही लेटर्स रहेंगे। इसके अंदर TRAINS है, इसके अंदर भी TRAINS ही रहेंगे, कोई नया लेटर नहीं आएगा इसके अंदर हमारा, हमें यह पकड़ना है। तो जंबल बेस्ड कोडिंग में क्या है, बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको यह देखना है कि भाई कोई भी नया लेटर नहीं आया है, एक तो दूसरा नंबर ऑफ लेटर्स भी हमारे सेम रहते हैं, इसकी पहचान है, जंबल बेस्ड कोडिंग का क्वेश्चन आएगा और इजीली पकड़ में आ जाएगा ये, क्योंकि कितने तरीके से स्क्रैम्बल कर लोगे यार, कितने तरीकों से स्क्रैम्बल कर लोगे। अभी आपको मैं क्वेश्चंस में तो दिखाऊंगा ही, देखो हम कैसे पकड़ सकते हैं उनको। तो फटाफट से पहले हम एक बार समझ लेते हैं। देखो भाई इसने क्या कर रखा है, एक वर्ड है यहां पर TRAINS, ट्रेन्स, इसको कैसे कोड करा है, इसको कोड करा है RTIASN। क्या पैटर्न लगाया यार, देखो क्या पैटर्न लगाया है। पहले TR है, इसने इसको रिवर्स कर कर RT लिख दिया, फर्स्ट पोजीशन पर ये था, सेकंड पोजीशन पर ये है, ठीक है। यहां पर इसने इसको फर्स्ट पोजीशन पर लिख दिया और T को इसने सेकंड पोजीशन पर लिख दिया। उसके बाद AI है, AI को इसने रिवर्स कर कर, ये दूसरा पेयर बना, इसने इसको रिवर्स कर कर IA लिख दिया। इसके बाद NS को इसने फिर से कोड करके और रिवर्स कर कर SN लिख दिया। कितना ही सिंपल तरीके से इसने उसको चेंज कर दिया, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक क्विक टिप भी आपको नीचे दी हुई है, कह रहा है इफ द लेटर्स इन द मैसेज एंड द कोड आर सेम, ओरिजिनल वर्ड में और कोड में अगर नंबर ऑफ लेटर्स मेरे सेम है एंड देयर इज नॉट एनी न्यू लेटर एडेड टू द कोड, देन इट इज डेफिनेटली द केस ऑफ जंबल वर्ड कोडिंग। ठीक है भाई, यही सेम चीज मैंने आपको आसान भाषा में समझाई, सबको समझ में आ गई। क्या कह रहा है भाई, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है जो मैसेज है, जो ओरिजिनल वर्ड है और जो कोड है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स मेरे सेम है और कोई भी नया लेटर उसके अंदर अगर ऐड नहीं हुआ है कोड में, तो ये डेफिनेटली हमारा केस किसका है, जंबल वर्ड कोडिंग का है। अब यहां पर बच्चों का क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आप हमें ये कैटेगरी वाइज क्यों करा रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू क्यों नहीं करा रहे हो। देखो भाई कैटेगरी वाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन पैटर्न नहीं पकड़ पाते, वहां पर बहुत बार ऐसा होता है अपन पैटर्न नहीं पकड़ पाते, तो वहां पर हम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ये जंबल वर्ड का है। एक अगर हमें डायरेक्टली समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो तो बढ़िया ही है, वो तो वेल एंड गुड है। बट अगर नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्या ये जंबल बेस्ड कोडिंग का है, नहीं, फिर मिरर वैल्यू को देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन और न्यूमेरिकल पे आएंगे। वो दोनों बहुत ही वास्ट है, वो दोनों काफी वास्ट है, उसके अंदर n नंबर ऑफ पैटर्न्स, अलग ही दिमाग खपा देते हैं यार वो क्वेश्चन, अलग ही। ठीक है भाई, तो आओ देखते हैं फटाफट से इसकी तरफ। तो कह रहा है यहां पर रिमोट जो वर्ड है, इसको भी मैं सेम पैटर्न से कैसे कोड करूं। वर्ड है मेरा रिमोट, इसको भी मैं कैसे पैटर्न, कौन सा पैटर्न लगाकर फटाफट से उसी तरीके से कर दूं। यहां पर ये RE है, रिवर्स कर दूंगा, ये हो जाएगा ER। यहां पर ये M हो है, ये हो जाएगा OM, और TE है, इसको कर दूंगा ET। क्या करा मैंने इसके अंदर, मैंने 6 लेटर के वर्ड को 3 पेयर में बांट दिया, 2-2 के 3 पेयर में बांट दिया। देखो भाई 1 2 3 ग्रुप्स में बांट दिया, और हर एक पेयर को मैंने रिवर्स करके लिखता गया। यानी कि जो ये फर्स्ट पेयर है, इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को यहां पर मैंने रिवर्स कर सेकंड को फर्स्ट पे लिख दिया, फर्स्ट को सेकंड पे लिख दिया। MO में जो मान लो ये थर्ड और फोर्थ वर्ड लेटर है, तो यहां पर जो फोर्थ पे था उसको थर्ड पे लिख दिया, और जो थर्ड पे था उसको फोर्थ पे लिख दिया, एंड सेम विद द लास्ट पेयर। TE को मैंने ET करके लिख दिया। बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। यहां पर और ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे और फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे जंबल बेस्ड कोडिंग के कुछ और क्वेश्चंस पर। आओ भाई, अब क्वेश्चंस करने का टाइम है हमारा। अब थ्योरी बहुत कर ली, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है जंबल बेस्ड कोडिंग के। कह रहा है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैंगो इज रिटन एज OGNAM, हाउ विल पार्टी बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। अब देखो मैंगो मेरा कितने लेटर का वर्ड है, मैंगो मेरे 5 लेटर का वर्ड है यार, MANGO। मैंगो एक 5 लेटर का वर्ड है, इसको उसने कैसे कोड करा हुआ है, उसने कोड करा है OGNAM। क्या लग रहा है भाई, फटाफट से, मेरे को लग रहा है आंसर आप कमेंट सेक्शन में पहले ही बता दो कि क्या आंसर होगा इसका यार, फटाफट से बता दो। मैंगो को कैसे लिख दिया उसने ऐसे यार। जो एक स्मार्ट बच्चा होगा ना यार, देखो मेंटल एबिलिटी में मैं हमेशा #SW का यूज करता हूं यार। मैं हमेशा एक कहावत कहता हूं कि डोंट डू हार्ड वर्क, ओनली डू स्मार्ट वर्क। यहां पर समझदारी हमेशा काम आएगी।
यहां पर समझदारी हमेशा काम आती है। देखो टीचर की गाइडेंस और टीचर का कंटेंट सबके लिए सेम है, जितने बच्चे वहां बैठकर देख लें सबके लिए सेम है। सिर्फ एक चीज यहां पर वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट तो समझते हो ना, टीचर की गाइडेंस कंटेंट ये कांस्टेंट है, सबके लिए वही सेम है। वेरिएबल चीज क्या है जो सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं? क्यों आते हैं सबके मार्क्स? क्योंकि वो वेरिएबल जो है वो है हर एक बच्चे का पोटेंशियल और हर एक बच्चे की समझने की इंटेलिजेंस, कैसे उसको समझता है, कैसे उसको अप्लाई करता है, कितना वो फोकस्ड है। वो वेरिएबल चीज है जो हमारा मार्क्स में डिफरेंस लेकर आता है। तो देखो भाई फटाफट से मैंगो को उसने OGNAM कैसे लिखा है। अब एक बंदा बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाने की कोशिश करेगा कि देखो सर यहां पर उसने ऐसे लिखा, फर्स्ट को लास्ट में लिखा। एक सिंपल बंदा जो थोड़ा स्मार्ट है वो क्या कहेगा? कहेगा सर इसको उल्टा करके लिख दिया। सर सिंपली उसने इसको बिल्कुल रिवर्स करके लिख दिया, जैसे मिरर होता है ना, बिल्कुल वैसे उल्टा करके लिख दिया। सारे के सारे लेटर्स, जो फर्स्ट पे था वो लास्ट पे चला गया, जो लास्ट पे था वो फर्स्ट पे आ गया। कुछ नहीं करा। ये देखो एम यहां पर लास्ट पे था, इधर फर्स्ट पे था, उधर लास्ट पे चला गया। ए सेकंड लास्ट पे, एन थर्ड पे, फोर्थ पे जो था वो सेकंड पे आ गया, लास्ट था तो फर्स्ट पे आ गया। तो ऐसे ही बताओ वर्ड पार्टी है, पार्टी को कैसे कोड करूंगा यार? ये भी मेरा 5 लेटर का वर्ड है, सिंपली YTRAP। आपकी 15 मार्क्स के अंदर मेंटल एबिलिटी आने वाली है, 15 मार्क्स की रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आने वाले हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अभी तो CUET का ये पहला एग्जाम होगा, तो यहां पर अब देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो होगा वैसे। लेकिन बहुत सारे मॉक मैंने देखे हैं और बहुत सारे पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देखे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है यार। ठीक है, तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो पार्टी को कैसे कोड करेंगे भाई? YTRAP। क्वेश्चन हमारा खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक वर्ड हमारा वर्ड है पिस्टल और इसको लिखा गया है लॉस्ट IP, LOSTIP, देन हाउ विल यू कोड स्पाइडर इन द सेम लैंग्वेज? बताओ बच्चों कैसे कोड करेंगे? फटाफट से बताओ यार कैसे कोड करा जाएगा। पिस्टल को कैसे लिखा है उसने? पिस्टल को कोड करा है LOSTIP। पिस्टल को कोड करा है LOSTIP। क्या बनेगा भाई? फटाफट से बताओ क्या पैटर्न है। देखो यहां पर P और I का एक पेयर मेरे को दिख रहा है, एक S और T का पेयर भी दिख रहा है और एक OL का पेयर मुझे दिख रहा है। इसने क्या करा, बड़े स्मार्टली इसने क्या करा, इसने लास्ट पेयर उठाया और यहां पर रिवर्स कर कर उसको फर्स्ट पोजीशन पर लिख दिया। लास्ट पेयर यानी कि 5th और 6th पोजीशन पे जो लेटर्स हैं उनको इसने उठाया। एग्जामिनर ने, जिसने भी हमारा ये क्वेश्चन सेट करा है, उसने इसको रिवर्स कर कर LO यानी कि पहली पोजीशन पर लिख दिया। बीच वाला जो पेयर है ST उसको उसने चेंज नहीं करा, ऐसे का ऐसे लिख रहने दिया। और जो PI था उसको भी उसने रिवर्स कर कर IP बनाकर लिख दिया, उल्टा करके लास्ट पोजीशन पर लिख दिया, रिवर्स कर कर लास्ट पोजीशन पर लिख दिया। तो यहां पर मेरे पास वर्ड है स्पाइडर। कौन सा वर्ड है भाई? स्पाइडर। स्पाइडर को कैसे कोड करूंगा? ये देखो SPIDER। सबसे पहले क्या करूंगा? RE, उसके बाद ID, उसके बाद SP को PS ऐसे लिख दूंगा। मैं आपको ये चीज अभी बता रहा हूं कि क्वेश्चन अभी तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे यार, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। जज्बा अच्छा रखो यार, बस जज्बा अच्छा रखो, सब क्लियर हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अभी तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, किसी को भी नहीं पता पेपर कैसे आने वाला है। पहली बार पेपर हो रहा है, मौका अच्छा है, दबा के मेहनत करेंगे यार, दबा के मेहनत करेंगे और इस बार पेपर को फोड़ना यार। ठीक है यार, चलो अगले पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ थैंक्स इज रिटन एज SKNTHA, हाउ इज स्टूपिड रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? थैंक्स को कैसे लिखा है? SKNTHA। आओ इसका पैटर्न समझते हैं, क्या कर रहा है इसने, क्या बुद्धि लगाई गई है इसके अंदर, देखते हैं फटाफट से। जितना मैं देख पा रहा हूं कि इस बार इसने 3 लेटर का ग्रुप बनाया है, एक THA, एक NKS, 3 लेटर का ग्रुप बनाया है। जो पीछे वाला ग्रुप है ना, ये NKS, ये जो पीछे वाला ग्रुप है, इसने इसको रिवर्स कराए, सारे लेटर्स को रिवर्स कर दिया। यहां पर इसने SKN लिख दिया,
ध्यान से देखो बच्चों, एन के एस को रिवर्स कर कर एस के एन लिख दिया, और जो पहले 3 लेटर थे इसने उनको पीछे लिखा लेकिन बिना रिवर्स करे लिखा। ये सारे रिवर्स करे गए हैं। जो ये 4th पे है, 5th पे है, 6th पे है, ये 1 2 3 है। ये जो 4th 5th 6th पे है, इन तीनों को रिवर्स करा, ठीक है, एस यहां पर, के यहां पर, एन यहां पर, पहली पोजीशन पर लिख दिया रिवर्स कर कर। जो पहले यहां पर ओरिजिनल वर्ड के अंदर थे टी एच ए, इसको उसने बिना रिवर्स करे लास्ट पोजीशन पर लिख दिया टी एच ए करके। तो ऐसे ही अपन स्टूपिड को कैसे लिखेंगे? वर्ड है मेरे पास स्टूपिड, कैसे लिखेंगे यार, फटाफट से बता दो। पिछले वाले 3 उठाए, पी आई डी को मैं लिख दूंगा डी आई पी, और जो पहले 3 है एस टी यू, इसको बिना चेंज करे मैं एस टी यू लिख दूंगा। ये मेरा कोड बन गया, ठीक है भाई, ये मेरा ओरिजिनल वर्ड था, ये मेरा कोड बन गया। पैटर्न को कोई लिखकर थोड़ा दिखाना है, पैटर्न आपके दिमाग में बनना चाहिए यार, पैटर्न को कहीं लिखकर थोड़ा दिखाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आओ देखते हैं। अगला है भाई स्ट्रॉन्ग, इसको लिखा गया है ROTNSG, देन हाउ वुड नागपुर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? वर्ड है भाई स्ट्रॉन्ग। और वहां पर आपको एक शीट मिलेगी लिखने के लिए, कोशिश जितना करो कि कैलकुलेशन को छोटी कर सको, लिखने की कम जरूरत पड़े, लेकिन लिखना भी है तो बिल्कुल इसी पैटर्न से लिखना है यार। ये लिखा स्ट्रॉन्ग, एरो बनाया अपना, कैसे है भाई ये ROTNSG, क्या पैटर्न लग रहा है और फटाफट से देखते हैं। अब देखो पैटर्न तो कैसे भी लगा सकता है, लेकिन जंबल यार फिर भी मेरे को आसान लगता है बहुत। यहां पर हम कंप्लेंट नहीं कर सकते मेंटल एबिलिटी के अंदर कि सर ये क्या पैटर्न है, ऐसा कौन करता है, वैसा कौन करता है। ऐसा कोई पैटर्न कुछ भी लग सकता है यार, पैटर्न कुछ भी लगा सकते हैं, तभी तो मेंटल एबिलिटी है। कोई सिलेबस नहीं है पैटर्न का, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। उसको सिर्फ जंबल करना है। अगर आपको बता दिया जाए कि भाई जंबल करके क्वेश्चन बनाना है, तो जंबल कैसे भी कर दो यार, कैसे भी। बस नंबर ऑफ लेटर मेरे सेम रहने चाहिए। कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, इसके अंदर भी 6 लेटर है, और कोई भी लेटर नया नहीं होना चाहिए। STRONG, यहां पर भी STRONG है। बाकी वो स्क्रैम्बल कैसे भी कर सकता है, कैसे भी। और ये तो अभी जंबल है, अभी देखना न्यूमेरिकल में और बाकी सब में अभी मजेदार चीज है यार। तो कुछ भी पैटर्न लगा सकता है, और हमें उसके लिए क्या रहना है भाई, हमें उसके लिए रेडी रहना है। हम कौन सा घबरा रहे हैं? आ जाए क्वेश्चन, आ जाए। तो भाई STRONG क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखते हैं। इसने क्या करा है भाई, इसने क्या करा है, मैं समझ रहा हूं पैटर्न को। RO, ये जो 2 मिडल वाले टर्म है RO, इसने ऐसे पिक करा है इनको बीच में से RO को, और फिर इसने यहां पर पहले 2 लेटर की तरह उसको लिख दिया। RO को इसने ऐसे बीच में से पिक करा और पहले 2 लेटर के साथ लिख दिया। इसके बाद इसने इसके साइड वाले 2 टर्म्स उठाए, यानी कि T और N, यानी कि इसने बीच में से शुरू किया स्प्लिट करना। RO को उठाया, पहले 2 लेटर लिखे, फिर साथ वाले टर्म्स उठाए T और इधर वाला N, तो T और N का एक पेयर बनाया, और फिर TN यहां पर लिखा। उसके बाद इसने बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड्स उठाए, बिल्कुल किनारे वाले S और G, और ऐसे लिख दिया। सिंपल है, पैटर्न पकड़ में आ गया मेरे को तो यार। अब ऐसे अगर नागपुर को कोड करना है मेरे को, ये मैंने लिख दिया नागपुर। क्या करूंगा, पहले मीन टर्म्स उठाऊंगा, मिडिल टर्म्स जीपी, उसके बाद साइड वाले इसके A और U, और बिल्कुल एक्सट्रीम्स वाले फिर N और R। बन रहे हैं भाई क्वेश्चन सबसे? जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं साथ में लिखते जाने हैं यार, ये आपका बेस बनाएंगे। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इतने क्वेश्चन करके बैठ जाना, ये कोई रटा रटाया सब्जेक्ट नहीं है यार। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ इतने क्वेश्चन हो जाएगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मैं आपका बेस बना रहा हूं। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, मैं सारे अलग अलग पैटर्न आपको दिमाग में डाल रहा हूं। पैटर्न दिमाग में रखने हैं क्लास के साथ साथ, ठीक है यार। क्वेश्चन साथ में बिल्कुल लिखते रहना। कोशिश ये करना कि क्वेश्चन जब भी मैं कराऊं वीडियो पॉज करना, पहले खुद सॉल्व करो, 1 मिनट से ज्यादा मत लगाना। थोड़ी सी टिप्स मैं जल्दबाजी में बताना भूल रहा हूं, थोड़ी सी टिप्स बता देता हूं साथ साथ में, ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाना, वैसे तो 30 सेकंड से ज्यादा मत लगाना, लेकिन 1 मिनट मैक्स बोल रहा हूं मैं। 1 मिनट से अगर ऊपर क्वेश्चन में आपको किसी में भी टाइम लग रहा है, तो वो क्वेश्चन छोड़ना बेटर है, छोड़ देना। क्योंकि यहां पर कंसेप्ट तो काम आता ही आता है, कंसेप्ट पर तो फोकस करना ही है, एक्यूरेसी पे फोकस करना ही है, लेकिन टाइम बहुत बड़ा मैटर है। टाइम का बहुत मैटर है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूं आपको, टाइम का बहुत मैटर है।
जिन्होंने पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बचपन से दिए हैं उनको पता है। अगर आप मान लो मान लेते हैं कि आपके पास 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करने हैं, सपोज मान लेते हैं कोई भी एक एक्स पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करने हैं। आपको क्वेश्चन बहुत सारे करने को आते हैं, लेकिन मान लो कि आपने एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए एक टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, टेढ़े क्वेश्चन के अंदर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगा दिए, तो फायदा नहीं है उसका। आपने उस एक क्वेश्चन को ठीक करने के चक्कर में 5 मिनट का टाइम, यानी कि 5 क्वेश्चंस का टाइम आपने खराब कर दिया। तो यहां पर मैं आपको हमेशा ये प्रेफर करूंगा कि भाई क्वेश्चन अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसको उस टाइम छोड़ दो, छोड़ दो, गलत टिक भी मत करना, तुक्का भी मत लगाना, छोड़ दो, अनलेस एंड अनटिल नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। आगे, आई होप सबको ये पैटर्न समझ में आ रहे हैं सारे के सारे। अगले पैटर्न पे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ द वर्ड इनएक्टिव इज रिटन एज दिस, देन हाउ इज कंप्यूटर रिटन इन द सेम कोड। तो एक वर्ड है मेरे पास, क्या है, इनएक्टिव। एक वर्ड है मेरे पास इनएक्टिव। इनएक्टिव को कैसे लिखा गया है, EVINITAC। तो कह रहा है कंप्यूटर को कैसे कोड करूंगा मैं, बताओ मेरे बच्चों, कंप्यूटर को कैसे कोड करा जाएगा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो भाई, कंप्यूटर को कैसे कोड करेंगे इसी सेम लैंग्वेज में। इनएक्टिव को कभी कभार ऐसा होगा कि पैटर्न समझ नहीं आएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पैटर्न समझ नहीं आएगा, तो उस टाइम पे क्या करना ये भी बताऊंगा अभी। वैसे तो पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, अभी मैं कराऊंगा, देखना पैटर्न तो समझ में आ जाएगा। बट मान लो नहीं आता और जंबल बेस कोडिंग का क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, जहां जहां पर उसकी जो जो पोजीशन है वहां वहां पर उसको लिखते चलना। मतलब देख लेना, यहां पर आई यहां लिखा है या एन यहां लिखा है, तो वहां पर एन कौन सी पोजीशन पर है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसे बोलता है कॉपी कैट, बिल्कुल कॉपी कैट। लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है यार, तरीका कोई भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द राइट वे। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। तो इनएक्टिव को अगर ऐसे कोड किया गया है तो पहले पैटर्न समझ लेते हैं। अब कईयों को पैटर्न नहीं समझ आएगा, और हम जैसे को पैटर्न शायद समझ आ भी जाए कईयों को। ठीक है भाई, तो पैटर्न अगर समझ में आ जाए तो फटाफट से देखते हैं किस तरीके से बना पैटर्न। देखो इसमें इसने क्या करा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे वहां पर ईवी फर्स्ट पे दिख रहा है और यहां पर वी लास्ट पे है कुछ ऐसा और उसके बाद आई एन है, यहां पर आई एन है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये 8 लेटर का जो पूरा वर्ड है, ये 8 लेटर्स का जो वर्ड है, इसमें इन 4 को पहले अलग रखते हैं और इन 4 को अलग रखते हैं। उसके बाद क्या करा कि भाई उसने पहले आखिरी 2 वर्ड उठाए, उनको रिवर्स करा और यहां पर लिख दिया। उसके बाद इसने ऑल्टरनेटिवली पहले 2 वर्ड उठाए और ये नॉन रिवर्सेबल उसने ऐसे के ऐसे ही लिख दिए। आखिरी वर्ड उठाए वीई, इनको रिवर्स कर कर ईवी लिखा। उसके बाद आई एन उसने उठाया, पहले 2 वर्ड बिना रिवर्स करे उसने आई एन ऐसे लिखा। फिर वो पीछे आया, उसने टी आई को पकड़ा, ये 2 लेटर उठाए, इनको रिवर्स करा और आई टी लिखा। और उसके बाद इसने फिर इधर से 2 वर्ड उठाए एसी और इनको रिवर्स करे बिना एसी ऐसे का ऐसे लिख दिया। यानी कि ये वाले जो 4 लेटर थे, इनको इसने जो पिक करके लिखा, ये रिवर्स कर कर लिखा और इसमें इसको रिवर्स नहीं किया गया, दे आर नॉट रिवर्स। 4 लेटर के जो पेयर है ये वाले, स्टार्टिंग के 4 लेटर जो उसने पिक करे 2-2 करके, उसमें उसने रिवर्स नहीं करा, और जो एंड वाले उसने पिक करे हैं 4 लेटर्स, उसमें उसने रिवर्स कर कर लिखा है। तो सेम फॉर्मेट इसमें लगाएंगे यार। देखो पहले मैं लूंगा ई आर, इसको लिखूंगा आर ई, ठीक है। फिर मैं लूंगा स्टार्टिंग के 2 वर्ड टी ओ, उसके बाद उसने फिर पीछे से 2 वर्ड लिए यूटी, इसको लिखूंगा टी यू, और उसके बाद आगे से 2 वर्ड लूंगा और यहां पर रिवर्स करे बिना एमपी ऐसे का ऐसे लिख दूंगा, और ये बन गया भाई मेरा कोड। है भाई मजेदार, ये बन गया मेरा कोड। मैं उम्मीद करता हूं सबने सॉल्व करने की कोशिश की होगी और सबसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, फटाफट से तैयारी करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है। फटाफट से क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फटाफट से मुझे बताओ यार, फटाफट से चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बड़े सारे क्वेश्चन जो हमने जंबल के करे हैं ये सबको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। अब आ गया है भाई हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारा जंबल यहां पर हो गया है फिनिश, जंबल हो गया भाई, जंबल कोडिंग यहां पर हमने फिनिश कर लिया। हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया है, कौन सा, जंबल कोडिंग। जंबल कोडिंग हमने यहां पर खत्म कर लिया है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आ गया है। सेकंड टॉपिक क्या है, मिरर वैल्यू कोडिंग। अब कहां से आया मिरर वैल्यू कोडिंग? देखो आपको एक चीज बता देता हूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्टिंग से चल रहे हैं
तो पहले क्वेश्चन आता है, बाद में उसका कंसेप्ट बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आपको कोचिंग दी जा रही थी कि भाई मेंटल एबिलिटी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो और उसके बाद अगले साल आपका पेपर बनेगा जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग आएगी, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, कभी ऐसा हुआ होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस दिखे हैं, उन क्वेश्चंस को एक कंसेप्ट के तौर पर, एक कंसेप्ट में बांधा होगा, उन क्वेश्चंस को एक कंसेप्ट में बांधा होगा और उसके बाद फाइन टीचर्स के द्वारा उनको पढ़ाया गया होगा पहले भी। ठीक है, और वही सेम क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स आगे और अच्छे अच्छे टीचर्स हर जनरेशन में पढ़ा रहे हैं। अब मिरर वैल्यू कोडिंग कहां से आया होगा उसको मैं पहले आपको एक बार समझाता हूं। मिरर वैल्यू कोडिंग अपने आप में कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वाइड नहीं है, ये एक ही चीज है। अगर आपको ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है। उसमें कोई, जैसे जंबल के अंदर हमने क्या करा कि अलग अलग पैटर्न्स हमें सोचने पड़ते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक ही फॉर्मूला, एक ही चीज हमने सीख लेनी है अगर, तो ये पैटर्न पूरा का पूरा समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में पहले ये था ही नहीं, ये पहली बारी जब आया था तब उसके बाद ये कंसेप्ट बना। एकदम से क्या हुआ, एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो क्वेश्चन आया, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मान लो एक वर्ड है यूथ, और इसको कोड किया गया कैसे, इसको कोड किया गया भाई ऐसे, बी एल एफ जी और एस, ऐसे बना दिया भाई। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आया कि इफ यूथ इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल, कोई भी एक रैंडम वर्ड ले लो, मान लो मैं ले लेता हूं बोन्स, कैसे कोड होगा बताओ। क्वेश्चन आया इफ यूथ इज कोडेड एज दिस देन बोन्स विल बी कोडेड, हाउ विल बोन्स बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अब बच्चा यहां पैटर्न पकड़ रहा है, सोच रहा है भाई 5 लेटर हैं, इसमें भी 5 लेटर हैं, जंबल करने की सोच रहा है, पर जंबल में पहले ही पता लग रहा है यार वर्ड रिपीट ही नहीं हो रहे, जंबल है ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन करने की सोच रहा है, पैटर्न लगाने की सोच रहा है कि भाई +2 +3 +4 ना कराओ, ऐसा कुछ किया हो तो वो भी ट्राई करके देख रहा है, नहीं बन रही बात यार। कह रहा है ये करा तो करा क्या है यार, समझ नहीं आ रहा एग्जामिनर ने क्या, मतलब क्या क्या बुद्धि लगाए क्वेश्चन बनाया होगा, ये वाला क्या कर रहा है ये, इसमें कौन सा कंसेप्ट, इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगी है। तो वहां पर जब ये क्वेश्चन को बाद में बैठकर तसल्ली से सॉल्व किया गया, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आए होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, तो इसका एक नया कंसेप्ट बनाया, इसका एक नया कंसेप्ट बनाया। अब इसको मैं समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का एक नया कंसेप्ट बना जिसका नाम दिया गया भाई मिरर वैल्यू कोडिंग, जिसका नाम दिया गया भाई क्या, मिरर वैल्यू कोडिंग। और उसमें क्या किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वाई बी कैसे बन गया यार, जैसे ये था, कह रहा भाई वाई मेरा बी कैसे बन गया, वाई मेरा बी कैसे बन गया, ओ मेरा एल कैसे बन गया, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। वाई को अगर मैं न्यूमेरिकली देखूं तो 25th लेटर होता है, ओ मेरा 15th लेटर होता है, यू मेरा 21 होता है, टी मेरा 20 होता है, एच मेरा 8 होता है, इधर बी मेरा 2 होता है, एल मेरा 12 होता है, एफ मेरा 6 होता है, जी मेरा 7 होता है, एस मेरा 19 होता है। कह रहा यार कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा यार, 25 2 कैसे बन गया, 15 12 कैसे बन गया, 21 6 कैसे बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई एक सेम पैटर्न, एक सेम रिदम नहीं बन रही है यार, चीज की एक सेम रिदम नहीं बन रही यार। तो ये तो पकने वाली बात हो गई। तो यहां पर ये क्या कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को समझ लेते हैं फटाफट से, मिरर वैल्यू कोडिंग को। यहां पर एग्जामिनर ने क्या करा, हमें पता है कि हमारा जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सेट है जो हमारा पूरा, इसके अंदर कितने लेटर्स होते हैं बच्चों, इसके अंदर होते हैं 26 लेटर्स, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। इसने क्या करा, कह रहा है भाई पहले 13 लेटर और बाकी जो बचे हुए 13 लेटर हैं इनके 2 ग्रुप बना लो। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करा वो समझा रहा हूं। 26 लेटर में पहले 13 लेटर और उसके बाद के 13 लेटर का एक ग्रुप बना लो। पहले 13 लेटर को ऐसे लिख दिया जाए, ABCDEFGHIJKLM, ये 13th लेटर है, ठीक है, ये फर्स्ट लेटर है और वो 13th लेटर है। कह रहा है पहले 13 लेटर्स को ऐसे लिख दिया जाए, उसके बाद के 14 से लेके 26 जो लेटर है, ये 14th है और ये 26th लेटर है, इनको बिल्कुल
एक मिरर की तरह इनके सामने लिख दिया जाए, एक मिरर जैसे होता है ना उस तरीके से, पहले 13 और इनके सामने बाकी 13। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। तो पहले 13 लेटर ऐसे लिख दिए और बाद के 13 लेटर ऐसे लिख दिए। कह रहा हर एक लेटर के सामने कोई ना कोई लेटर होगा। लोगों ने कहा हाँ। तो कह रहा जो लेटर आमने सामने होंगे इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे मिरर वैल्यूज। इनको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है सर, एक दूसरे के मिरर वैल्यूज। अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने लिखा था, मैंने लिखा था यूथ, यूथ के लिए जो वर्ड लिखा था वो लिखा था बी यूथ के लिए वर्ड जो लिखा था वो था बी एल एफ जी और एस। यूथ के लिए जो वर्ड लिखा गया था, मैंने क्वेश्चन में दिया था, वो था यूथ के लिए ये। अगर आप ध्यान से देखो तो Y के सामने क्या है B, L के सामने क्या है O, Y के लिए क्या है B, L के लिए या L के लिए O है, O के लिए क्या है L। अब यही चीज है कि भाई अगर V है, V के लिए E उसकी मिरर वैल्यू है और V के लिए E उसकी मिरर वैल्यू है। ठीक है, E के लिए V, V के लिए E। उसके बाद U का F, ये देखो भाई U का F। ठीक है भाई, उसके बाद T का G, T का G, ये देखो G का T और T का G, H का ऐसे S, S का ऐसे H। ये हमारे बन रहे हैं मिरर वैल्यूज। अब ये अपने आप में क्या बन गया, पूरा एक कंसेप्ट बन गया। ये अपने आप में क्या बन गया, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बन गया। तो यार अब फालतू की बातें खत्म करते हैं। बच्चे कहेंगे सर अब ये बातें छोड़ो, अब ये बताओ फिर हम क्या करें, क्वेश्चन छोड़ दें, क्या करें भाई, क्वेश्चन छोड़ दें या कोई आसान तरीका पता है इसको याद करने का कि फटाफट से बिना ज्यादा एफर्ट ना लगे, सर ये हो जाए फटाफट से। मैंने कहा बिल्कुल, इस टेबल को याद कर लेंगे। कर लेंगे, कर लो फिर, कर लो, हो जाएगा टेबल याद। कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे, सर हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कर लो फिर। लेकिन मेरे वो प्यारे बच्चे जिनको अभी भी थोड़ी दिक्कत होती है इन टेबल को याद करने में, होगी किसी ना किसी को तो होगी, पक्की बात है, होती है, मेरे को भी होती थी यार, मेरे को भी होती थी। मेरे को एक अच्छी गाइडेंस चाहिए थी सर कि ऐसे कुछ कोरस कोड बना दो जिससे ये टेबल मेरे दिमाग में छप जाए, मतलब मैं चाहकर भी ना भूल पाऊं। वो चैलेंज की तरह करेंगे यार, चैलेंज देकर कि चाहकर भी ना भूल पाऊं, ये मिरर वैल्यूज मुझे याद हो जाए। मैंने कहा ठीक है, आओ लगाते हैं चैलेंज। देखो भाई ये टोटल 26 लेटर हैं जिसमें 13 पेयर मुझे याद करने हैं, और अगर ये याद हो गए तो ये कंसेप्ट मेरा हो गया, कुछ है ही नहीं उसके बाहर। वो याद हो गए तो कंसेप्ट मेरा हो गया। तो ठीक है यार, कुछ तरीका निकालते हैं। देखो ये 26 लेटर्स को जितना आसान हो उतना आसान हम करेंगे आपके लिए याद करने में। सबसे पहले तो देखो ये जो 4 लेटर हैं A B C D, पहले हल्के से शुरू करते हैं, हल्के से शुरू करते हैं। ठीक है यार, पहले 4 लेटर A B C D, इनको याद करने में तो वैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले 4 लेटर और आखिरी 4 लेटर करने में वैसे याद नहीं है, पहले ये सेट तो सबको याद रहते ही हैं, A B C D, लास्ट में W X Y Z। ये 4 लेटर में तो मुझे लगता ही नहीं किसी को पंगा आने वाला है। ए का क्या होगा भाई, आंखें बंद कर लो यार, ए का क्या होगा भाई, ए का होगा Z, बी का क्या होगा भाई, बी का होगा Y, सी का क्या होगा भाई, सी का होगा X, डी का क्या होगा, डी का होगा W। ऐसे उल्टा कर लो, W का D, X का C, Y का B, Z का A। बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल, पहले 4 याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद कुछ मैजिकल वर्ड्स बनाते हैं। अब इसके बाद आओ जादुई दुनिया में लेकर चलते हैं आपको, मैजिकल कोड्स या मैजिकल वर्ड्स। ये नोट्स की तरह लिख लेना यार, ये जरूरी है, मजाक से हटके वैसे नोट्स की तरह लिख लेना प्लीज, ठीक है। इनको याद करना जरूरी है, और याद क्लास में करा दूंगा, दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, दोबारा कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी, यहीं पे याद हो जाएगा। बस ये फटाफट से ये 4 याद कर लो यार, ए का Z, बी का Y, सी का X, डी का W, जो वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है याद करना, ये फटाफट से 4 मुंह पे चढ़ा लो। इसके बाद भाई एक बात बताओ, अब मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना, बस मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है भाई। पहला कोड बनाते हैं। अब पहला कोड अपन फ्रेम करते हैं, और ये सारे के सारे कोड्स ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं यार, सारे कोड्स ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं, ठीक है। पहला कोड याद करते हैं, फटाफट से आओ। देखो भाई हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि अपने से बड़ों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, अपने से बड़ों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। इसलिए अपने पापा को मैं क्या बोलता हूं, पापा जी,
दादा को क्या बोलता हूं, दादाजी। ठीक है यार, इज्जत देते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, पापा जी, दादाजी, दादी जी। एक गेम आई थी अभी 2-3 साल, काफी ट्रेंड चली है वो, काफी बैन भी हो गई थी इंडिया में। फटाफट से उसका नाम बताओ, पॉज करो, नाम बताओ फटाफट से, मेरे बोलने से पहले नाम बताओ। एक गेम आई थी जिसमें वो प्लेयर उतरते हैं, गोले वोले चलाते हैं, क्या गेम का नाम था भाई? हाँ बिल्कुल ठीक बोले, क्या बोले भाई, बिल्कुल ठीक बोले, क्या थे? पबजी। बड़ों को इज्जत देते हैं तो पापा जी, दादाजी। गेम आई थी पबजी। मम्मी मार्केट क्या खरीदने जाती हैं जो घर पे बनाती हैं? क्या? राइमिंग राइमिंग खेलेंगे यार फटाफट से। तो पापा जी, दादाजी, गेम आई थी पबजी, मम्मी खरीदने जाती है सब्जी। ठीक है। बचपन में मैं एक बिस्किट खाता था जिसमें एक लड़की ऐसे हाथ दिखाती थी, क्या नाम था उसका? क्या नाम था भाई? पार्ले जी। क्या नाम था? पार्ले जी। और ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये शर्ट जो हमने पहनी है ये बहुत इज्जतदार शर्ट है यार, ये जो शर्ट मैंने पहनी है ये बहुत इज्जतदार शर्ट है, इसलिए मैं शर्ट को भी बहुत इज्जत दूंगा, इसलिए मैं शर्ट को भी अपनी इज्जत दूंगा। और इसलिए आज से मैं क्या बोलूंगा इसको? शर्ट जी। मैं क्या बोलूंगा इसको आज से? शर्ट जी। और ये हमारा पहला कोड है, फटाफट से याद रहेगा सबको यार। ये बिल्कुल कोरस वर्ड है, कोरस मतलब जो मुंह पर चढ़ जाए, मुंह पर चढ़ जाए। बोलो फटाफट से यार। गेम चलती थी पबजी, मम्मी लाती थी सब्जी, बच्चे खाते हैं पार्ले जी, और हमारे लिए कौन सा कोड है भाई? शर्ट जी। हमारे लिए कौन सा कोड है? शर्ट जी। अब शर्ट जी कोड क्या है, क्यों बनाया ये वर्ड, क्यों मेरे लिए, मेरे को लगता है ये बेस्ट वर्ड है कुछ मिरर इमेज को याद करने के लिए। देखो यार, अगर मैं शर्ट जी को ध्यान से देखूं तो इसके जो पहले 2 लेटर है ना, एस एच, ये देखो एस एच, ये बन गया एक मिरर वैल्यू। उसके बाद आई आर, ये रहा भाई आई आर आमने सामने, और उसके बाद टी जी, ये रहा टी जी आमने सामने। 6 लेटर यानी कि 3 पेयर हमने सिर्फ इस कोड से याद कर लिया, मैं भूलूंगा ही नहीं इसको। मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है शर्ट जी, एस का एच, आई का आर, टी का जी, जी का टी, आर का आई, एच का एस। दोबारा बोलेंगे यार, शर्ट जी, शर्ट जी, एस का एच, भूलोगे ही नहीं यार। आपसे पूछ ले जाए मिरर वैल्यू बताओ एस की, आपको शर्ट जी जब दिमाग में चल रहा है तो एस का एच पता है आपको, जी का क्या होगा? टी होगा, टी का क्या होगा? जी होगा, आर का फटाफट से बताओ, आर का आई, आई का आर। चैलेंज है, भूलोगे नहीं यार, चैलेंज है। ठीक है भाई, शर्ट जी क्लियर है? तो 8 लेटर तो ये हो गए थे हमारे पहले, जिनमें कोई दिक्कत है ही नहीं यार, इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आखिरी के याद है ये। उसके बाद 6 लेटर हमने और कवर कर लिए ये वाले, टोटल 14 लेटर तो हो ही गए 26 में से। बाकी देखते हैं, 1-2 और घेर लेते हैं, कुछ ऐसा वर्ड बनाते हैं यार, जो भी बेस्ट हो पाएगा करेंगे यार। ठीक है भाई, पहला कोड हो गया। दूसरा बड़ा कोड, दूसरा बड़ा कोड वही है जो हमेशा लड़ाई कराती है यार। देखो, दुनिया की सबसे अच्छी चीज और सबसे बुरी चीज, कईयों के लिए सबसे अच्छी, कईयों के लिए सबसे बुरी, सबसे पुरानी चीज भी है। ठीक है भाई, काफी टाइम से, सदियों से चलती आ रही है, सब में रहती है। ठीक है भाई, क्या रहती है? बड़े बड़े युद्ध कराए हैं इसने। क्या, कौन सा इमोशन है ऐसा? प्रेम। कौन सा इमोशन है ऐसा? प्रेम। प्रेम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा यार? प्रेम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कौन सा वर्ड बनेगा? एग्जैक्टली, लव। कौन सा वर्ड बनेगा भाई? लव। भूलने वाला वर्ड है क्या ये? तुम्हारी उम्र के बच्चे भूलेंगे क्या? भूल जाओगे क्या ये वर्ड? क्या वर्ड है भाई? लव। बिल्कुल कोरस वर्ड है यार, मुंह पे चढ़ा रहता है सुबह शाम, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ठीक है भाई, तो हमारा दूसरा वर्ड है लव। अब ये लव वर्ड भी बन रहा है, मुंह पे जो चढ़ जाए, और साथ ही साथ हमारे किस काम आएगा? हमारे इस काम आएगा, ये देखो, ये एल ओ और वी ई, देख रहे हो ये जोड़े वर्ड इसलिए है। अब एल ओ के साथ मैंने एम एन तो नहीं जोड़ा, एल ओ के साथ पी के तो नहीं जोड़ा गया, जे क्यू तो नहीं जोड़ा गया। वो बनाए ही इस तरीके से है कि फ्रेम भी हो जाए, हमें याद भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। ठीक है भाई, तो यहां पर ये जो 4 लेटर्स हैं या फिर 2 जो पेयर है, इनको जोड़कर हमारा वर्ड बना है लव। किस लिए बना है? कि पहले 2 वर्ड एल ओ एक दूसरे के पेयर हैं, एक दूसरे के मिरर वैल्यू हैं,
ठीक है, और उसके बाद VE एक दूसरे के पेयर है, एक दूसरे के मिरर वैल्यू है। अगर मैं ऐसे याद करने के लिए बोल देता कि यार वो LO को याद कर लो या VE को याद कर लो, तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डिफिकल्टी होगी। आपको सिर्फ ये दो कोड देखो याद कर लो, शर्ट जी और लव, 10 लेटर कवर हो गए आपके। शर्ट जी SHIRTG, लव LOVE। क्लियर है भाई? थम्स अप। 4 लेटर और क्लियर हो गए, VE और LO। इसके बाद फटाफट से देखते हैं यार और क्या। ताश के पत्ते सबने खेले हैं, ताश के पत्ते हो सबने खेले हैं, उसमें 2 लेटर साथ में रहते हैं यार, कौन से? J फॉर जैक एंड Q फॉर क्वीन। तो JQ हमेशा साथ में रहते हैं, ये ऐसे याद रहेंगे, JQ। उसके बाद भाई आमिर खान की मूवी थी, आमिर खान की एक मूवी थी यार, केड़ी मूवी थी? फटाफट से बताओ केड़ी मूवी थी? आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें वो दूसरे गोले से आता है एलियन बन के, कौन सी मूवी थी यार? फटाफट से बताओ। हाँ भाई कौन सी मूवी थी? कान बड़े लंबे थे उसके, दूसरे गोले से आता है, भाषा सीखता है ऐसे हाथ पकड़ के। ठीक है भाई, मूवी थी मेरी कौन सी? PK। कौन सी मूवी थी भाई? PK। इसके बाद फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं यार। देखो भाई, पीठ में तकलीफ होती है तो क्या करते हैं? पीठ में तकलीफ होती है तो एकदम से वो एड देखी होगी ना, झंडू बाम की, विक्स की मुंह एड देखी, कि सबने देखी एड वो वाली? क्या करते हैं ऐसे पीठ पकड़ के, उफ, क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना भाई, उफ। तो ये रहा भाई उफ। जिसको ऐसे याद नहीं हो रहा वो इसको उल्टा पढ़ लो, ठीक है, उल्टा पढ़ लो, FU। और लास्ट वाला है भाई मेरा MN। MN बिल्कुल साथ साथ के लेटर हैं ये भी, इसमें भी कोई पंगा पड़ना नहीं चाहिए, फटाफट से याद हो जाने चाहिए भाई सारे के सारे। और करते ही करते देखो भाई सारे के सारे लेटर हो गए, कोई नहीं बचा। फटाफट से, पहला शर्ट जी, दूसरा लव, तीसरा JQ, चौथा PK, पांचवा UF, छठा MN। सारे हो गए। दोबारा से एक बार फटाफट से देखेंगे। यू का बताओ यार, यू का पीठ पकड़ लो, UF, उल्टा बोल लो FU। FU का मतलब फॉर यू, ठीक है भाई, फॉर यू। इसके बाद एक है M का, क्या होगा भाई? M का बिल्कुल उसका साथ वाला N, बिल्कुल साथ साथ लेटर है MN। J का क्या होगा? ताश के पत्ते याद आ जाएंगे, JQ। L का क्या होगा? O। V का क्या होगा? E। E का क्या होगा? उल्टा V। और O का क्या होगा? L। सारे के सारे याद हो गए यार, लेटर सारे के सारे याद हो गए भाई देखो। और मैं गारंटी देता हूं यार, जिसने ध्यान से बात सुनी है सारी की सारी, तो 70 to 80% तो अभी याद हो गया। एक दो बारी और पढ़ लेना यार, थोड़ी सी मेहनत कर ही लो, पेपर भी तो देना ही है फिर, ठीक है ना? चलो भाई अगला। अब हो गया यार, मैं मान के चल रहा हूं मिरर वैल्यू कोडिंग के सारे याद हो गए। अब बच्चों की तरह हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन पर जंप कर रहे हैं। आओ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो मेरा ही नाम है। इफ कुणाल इज रिटन एज PFMZO, हाउ विल सर OP बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? मैं पहले इसको सिरोप पढ़ रहा था, फिर क्वेश्चन समझ आया, सर OP लिखा है। तो भाई कुणाल को लिखा गया है कैसे भाई? कुणाल को लिखा गया है PFMZO, तो SIROP को कैसे लिखेंगे? अब देखो, इसके लिए हमें पैटर्न पकड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हमें एक बार ये पता चल जाए देखकर कि भाई ये मिरर वैल्यू कोडिंग का क्वेश्चन है, तो हमें कोई मैटर नहीं है कि ऊपर क्या पैटर्न लग रहा है क्या नहीं। K का क्या होता है भाई? PK, उफ, MN, ठीक है, A का Z होता है, L का O होता है। पता चल गया किसका क्वेश्चन है ये? मिरर वैल्यू का क्वेश्चन है। हमें पता लग गया ये मिरर वैल्यू का क्वेश्चन है, राइट? फटाफट से बताओ यार क्या होगा? S का क्या होगा यार? शर्ट जी से उठाओ भाई, S का क्या होगा? S का होगा H, I का होगा R, R का होगा I, O का होता है L, P का होता है K। बन गया मेरा कोड, HRILK। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंबल वर्ड समझ में आ गया, जंबल कोडिंग। दूसरी होगी हमारी ये वाली मिरर वैल्यू कोडिंग। फटाक से क्लियर है सबको भाई? सबको क्लियर है? यही है यार, इसके बाहर और कुछ है ही नहीं। कोई भी वर्ड पकड़ लो, यही है, ऐसे ही होगा। कोई भी वर्ड बना लो, मान लो भाई मैं नया वर्ड ले लेता हूं, एक मॉनिटर, एक बड़ा वर्ड आ जाता है, मान लो मॉनिटर। इसको कोड करके बताओ फटाफट से, प्रैक्टिस इसकी ऐसी होगी, फटाफट से आपको सिर्फ पहचानना है कि उसमें से है कि नहीं है। M का क्या होता है? N, O का L, N का M, I का R, T का G, O का L, R का I। इतनी तेज होना चाहिए, इतनी ही तेज। मेरे को तो टेबल देखने की जरूरत पड़ रही, आपको भी नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई, पक्का बात है। चले आगे बढ़े, जंबल भी हो गया और उसके बाद अब मिरर वैल्यू भी हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ गया भाई हमारे सामने, पहले न्यूमेरिकल कोडिंग। अब न्यूमेरिकल कोडिंग में क्या है, फटाफट से समझते हैं इसको क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। अब इसमें कोई इतना फंडाबाजी नहीं है।
न्यूमेरिकल कोडिंग में क्या है, सीधा सीधा इसको कन्फ्रंट करेंगे, सीधा सीधा इसको फेस करेंगे। न्यूमेरिकल कोडिंग के अंदर भाई देखो, अल्फाबेट्स को सब्स्टिट्यूट करा जाता है या इनको पैटर्न जो लगाकर चेंज करा जाता है वो नंबर में करा जाता है, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं इनके अंदर, किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकता है। आप प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो, यानी कि एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, या स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई भी पैटर्न लग सकता है यार, कुछ भी, वो न्यूमेरिकल कोडिंग है। क्या होता है इसके अंदर, इन दीज क्वेश्चंस आइदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइंड टू अ वर्ड, या तो न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज को उन वर्ड्स के लिए असाइन करा जाता है, या उल्टा होता है, या फिर और अल्फाबेटिकल कोड लेटर्स आर असाइंड टू द नंबर्स, या तो नंबर्स को अल्फाबेट्स में बदल दिया जाता है, यानी कि ओरिजिनल वर्ड में नंबर्स हैं उनको कोड में न्यूमेरिकल्स की तरह लिख दिया, या फिर उल्टा होता है कि भाई न्यूमेरिकल कोड है और उनको अल्फाबेट्स में लिख दिया, या अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकल में लिख दिया। लेकिन किस बेसिस पर लिखेंगे, उनके न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज के बेसिस पर लिखेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज मतलब वही जो आधा काम तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, किसमें, इस टेबल में। इस टेबल में तुम मिरर वैल्यूज तो सीख ही चुके हो, आधा काम तो सीख ही चुके हो। अब इसमें क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज समझनी है, कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे है यह भी समझना पड़ेगा। अगर ए मेरा फर्स्ट लेटर है और जेड मेरा 26वां लेटर है, ये तुम्हें पता है, तो बीच के सारे बाकी भी पता होने चाहिए। सर एक और टेबल, बच्चे यही कह रहे होंगे सर एक और टेबल याद करना पड़ेगा फिर, अब ये तो जैसे तैसे हो गया, फिर एक और टेबल करना पड़ेगा। करा देंगे यार, करा देंगे, वो भी करा देंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। तो लेकिन इसमें हमारी गेम क्या है भाई, इसमें हमारी गेम है न्यूमेरिकल कोडिंग की। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकल्स में बदला गया होगा, या फिर न्यूमेरिकल्स को अल्फाबेट्स में बदला गया होगा। सो इन दीज क्वेश्चंस आइदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइंड टू अ वर्ड और अल्फाबेटिकल कोड लेटर्स आर असाइंड टू द नंबर्स। कह रहे मोस्टली द कोडिंग इज बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड प्लेस ऑफ द अल्फाबेट इन द अल्फाबेट सीरीज। मोस्टली क्या होता है भाई, कोडिंग जो होती है वो प्लेस वैल्यूज या पोजीशंस पर होती है अल्फाबेट्स के उन अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, और वो अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर कैसे क्या होता है अभी हम उसको फटाफट से समझेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक आधा एग्जांपल की क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। कहता है भाई इसके अंदर द ओरिजिनल वर्ड इज कोडेड विद अ वाइड वैरायटी ऑफ पैटर्न्स यूजिंग वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। न्यूमेरिकल कोडिंग को भी मैंने तीसरे पे क्यों लेके आया हूं, वैसे तो तीसरे पे वो चौथे पे वो मैटर नहीं करता, दोनों बहुत वाइड है, लेकिन हाँ जंबल और मिरर वैल्यू की वाइडनेस थोड़ी छोटी है। मिरर वैल्यू तो यार देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर एक बारी में वो टेबल याद हो गया उसके बाद कोई पंगा है ही नहीं। जंबल में भी ये था कि भाई नया लेटर कोई नहीं आएगा या सिर्फ स्क्रैम्बलिंग ही आपको देखनी है, तो ठीक है पकड़ में जल्दी आ जाता है। लेकिन यहां पर ना पैटर्न्स की वैरायटी बहुत बड़ी है, यानी कि ओरिजिनल वर्ड को कोड कर सकता हूं मैं एक वाइड वैरायटी ऑफ पैटर्न्स लगाकर और किसी भी तरह के वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाकर। कैसे अभी दिखाऊंगा वो क्वेश्चंस के अंदर, बट आओ कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भाई एक वर्ड है कैट, कह रहा है इफ कैट इज कोडेड एज 60, इफ यहां पे इट लिखा हुआ है ये होगा इफ कैट इज कोडेड एज 60 देन हाउ इज बैन बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, हमें कैसे अपने तरीके से नोट करना है, हम अपनी भाषा में ऐसे लिख लेते हैं। भाई देखो कैट को लिखा गया है 60, तो बैन को कैसे लिखूंगा मैं, बैन को कैसे लिखूंगा। अब कैट को 60 कैसे बना दिया, कैट को 60 कैसे बता दिया। तो मान लो एक बच्चा वहां पर हाथ खड़ा करता है, एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, सर मैं बताऊंगा। मैंने कहा चल बता। कहता है सर मेरे को ये आता है, मैंने पहले पढ़े हुए हैं, ये मेरे को नंबर्स याद है, ये मैं पहले बचपन में ऐसे ही सीखता रहता था, ठीक है, बाकियों को नहीं आता लेकिन मेरे को आते हैं, तो मैं आपको फटाफट से करके बताता हूं। मैंने कहा करके बता। कह रहा है सर सी देखो 3 होता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है सर A1 होता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है भाई T20 होता है। T तो 20 होता है, T20 चलते हैं ना IPL, तो T20 होता है, C3 होता है, A1 होता है, T20 होता है। अब ये तो उसने बता दिया। कह रहा है सर ये तो याद था। मैंने कहा फिर। कह रहा है सर प्लस करता हूं इनको प्लस करता हूं सर 60 तो नहीं बन रहा सर, प्लस करके मेरे टीचर ने तो प्लस करना सिखाया था सर, प्लस कर तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा सर। मैंने कहा यार देखो सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या होना चाहिए, फिर
सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, पहले उसको मैंने शाबाशी दी, मैंने कहा यार देख एक कदम में तो तू आगे बढ़ चुका है। किस कदम में आगे बढ़ चुका है कि तेरे को ये प्लेस वैल्यूज ढंग से याद है, ये तेरे को प्लेस वैल्यूज जो हैं वो ढंग से याद है। तो भाई C3 होता है, A1 होता है, T20 होता है, ये तेरे को याद है पहले, तो भाई इस चीज के लिए शाबाशी। लेकिन कहानी इतने पे खत्म नहीं होती, अब इनके बाद मैंने यही चीज समझानी है कि वो पैटर्न्स लगा सकते हैं अलग अलग वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। समझो इस बात को, सबसे पहले समझना क्या जरूरी है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज को असाइन करा जाता है उस वर्ड के लिए, या फिर अल्फाबेटिकल कोड लेटर्स को या उन वर्ड्स को असाइन करा जाता है नंबर्स के लिए, उनकी प्लेस वैल्यूज के हिसाब से, उनकी पोजीशंस के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें उनकी प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए या पोजीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, अल्फाबेट्स की और उनकी न्यूमेरिकल्स की। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि वो वाइड वैरायटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं। अब यहां पर प्लस नहीं हो रहा था, अब 21 और 3 तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या होगा इनके बीच में। अब अगर तुम्हें ये सब पता है तो देखो यार, यहां पर क्या है कि भाई इसका 3 है, इसका A है, इसका T है। इसने क्या करा, इसने प्लस नहीं करा, यहां पर इसने क्या कर दिया, इन तीनों के बीच में इसने मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 20, जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करा हमारा आंसर क्या बन गया, 60। सी क्या होता है, 3 होता है, ए होता है 1, टी होता है 20, ये इनकी प्लेस वैल्यूज हैं। तो 3 तीनों के इन दोनों तीनों के बीच में क्या लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन क्या लगा, मल्टीप्लीकेशन का। 3 इंटू 1 इंटू 20 लगाया, आंसर आ गया मेरा 60। सेम यही करता हूं, देखो भाई बी होता है 2 इंटू ए होता है 1 और एन होता है 14, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2 इंटू 14 28, ये मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला कदम क्या है, पहला कदम है प्लेस वैल्यूज याद करना। और याद नहीं करना यार बार बार वहां पर, अब सोचो एक एक क्वेश्चन के लिए वहां पर टेबल्स होना बनाओगे, तो पहले से ही दिमाग में फिट होनी चाहिए स्क्रिप्ट पूरी की पूरी। अभी देखते हैं कैसे याद करते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ वैसा ही सीन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। अब यहां पर मैं ये सिखाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन को दो पैटर्न्स के साथ कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के दो पैटर्न बनेंगे देखो, और दो आंसर भी निकलेंगे, ये कंफ्यूजन होती है। देखो कह रहा है इफ ABC is coded as 6 then how is DEF be coded in the same language। अब देखो यहां पर क्या है, ABC है, इसको मैंने कोड कर दिया 6। मैंने कहा बच्चों बताओ ये 6 कैसे बनेगा। तो एक बच्चा आता है और कहता है सर देखो A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कह रहे इन सबको प्लस कर दो सर। मैंने कहा ठीक है। कह रहे 1 + 2 3, 3 + 3 6। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बेटा। तो कह रहा है सर देखो अब ये D E और F है, तो D होता है 4, E होता है 5, F होता है 6। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा 6 + 5 11, 11 + 4 = 15। मैंने कहा वाह बेटा, ठीक है यार तू गलत नहीं है, ठीक है बन रहा है पैटर्न, बन तो रहा है। 1 + 2 + 3 6 बन रहा है। अगर ऐसे ये 6 बनता है तो सर 4 + 5 + 6 15 मेरा आंसर आ रहा है। लेकिन मजा पता कब आया, मजा पता कब आया, मजा तब आया कि जो 4 ऑप्शन थे उनमें से कोई भी 15 था ही नहीं। मजा तब आया जब 4 ऑप्शन देखे तो उनमें से कोई 15 था ही नहीं। वो ऑप्शन थे कुछ ऐसे, ऑप्शन थे 110, 120, 15 की बजाय 150 जरूर लिखा था, और यहां लिखा था 180। ये 4 ऑप्शन थे। वो बड़े कॉन्फिडेंटली आया, पहले मैंने ऑप्शन बताए नहीं थे उसको, बड़े कॉन्फिडेंटली आया, लेकिन वो गलत भी नहीं था यार, बच्चा ठीक था बिल्कुल। कह रहा है 1 + 2 + 3 सर बन तो रहे 6 सर, लेकिन सर DEF भी अगर ऐसे सॉल्व कर रहा हूं तो 15 बनना चाहिए। ये पैटर्न को सेम फॉलो करूंगा अगर तो। लेकिन बाद में जब मैंने बोला, मैंने कहा यार अब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या करें। फिर वहां से एक दूसरा बच्चा आता है और वो कहता है सर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एक ही क्वेश्चन के अलग पैटर्न्स भी बनते हैं, तो तभी हमें अपने दिमाग को वाइड रखना पड़ता है। कह रहे हैं सर अगर हम ध्यान से देखें तो दोबारा से देखो ABC ही है और A1 है मुझे पता है, B2 है और C मेरा 3 है।
लेकिन अगर मैं प्लस की जगह इनको मल्टीप्लाई भी करता हूं ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 करता हूं, तब भी सर ये मेरा 6 ही बनेगा। ध्यान से देखो यार, कह रहा आपने बीच उसने प्लस करा तो उसका आंसर देखो वहां 15 आ गया, और यहां प्लस करके 6 ही बन रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, तब भी 6 ही बनेगा। और अगर मैं ऐसे डी ई एफ के साथ करता हूं तो डी क्या हो जाएगा भाई 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। सर इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा कर देखते हैं यार। तो कह रहा है सर पैटर्न ये भी ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर उस मेथड से हमेशा ठीक आए, क्या पता ऑप्शन में वो आंसर ही ना हो, फिर क्या करें। तो सर हमारा पैटर्न ये भी लेकिन ठीक है, दूसरा वाला। इसमें अगर करता हूं तो 4 इंटू 5 20, और 20 इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो आंसर सर मेरा 120 बनता है, और ये मेरा ऑप्शन में है सर, मैं इस पर टिक लगा के आऊंगा। तब उसको शाबाशी दी गई यार, तब उसको शाबाशी दी गई, ये चीज समझने के लिए। कभी भी दिमाग को रोक के मत रखो एक जगह पे यार, रोक के मत रखो, डोंट कंप्लीट। देखो समझो, नया सीखने के लिए हमेशा रेडी रहो। अब वो बच्चा परेशान हो गया, सर 15 मेरा आंसर ठीक तो आया था सर, मैंने पहली बार जिंदगी में क्लास में खड़ा होकर आंसर दिया सर ये सर गलत हो गया सर। गलत नहीं हुआ यार, मैंने उसको यही बोला, मैं गलत नहीं हुआ यार, बस एग्जामिनर कुछ और सोच रहा था। मान लो अगर वो इस मेथड को फॉलो करता तो ये वाला बच्चा गलत हो जाता, अगर इस मेथड को फॉलो करता तो ऑप्शन कुछ और होते, तब 15 ऑप्शन होता, तब ये वाला पैटर्न गलत हो जाता, उस हिसाब से गलत हो जाता, पैटर्न थोड़ा गलत है। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये वाली चीज। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है पालम को 43 कोड किया गया है, मोटर कैसे कोड करूंगा फिर पालम को। इफ पालम इज कोडेड एज 43 देन हाउ इज मोटर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। आओ देखते हैं यार पालम क्या है। पालम में ये रहा पालम, पालम को कोड किया गया है 43, कैसे बना पालम 43, आओ देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा यार, देखो P होता है 16, A होता है 1, L होता है 12, A होता है 1, M होता है 13। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, क्या बनता है 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 1 30, और 30 प्लस 1 30 प्लस 13 बन गया मेरा 43, बन गया मेरा 43। सिंपल है, पालम ऐसे क्या बन गया 43 बन गया, क्या करके सारे के सारे जो उसके लेटर्स थे उनको ऐड करके वो हमारा 43 बन गया। हमें ये बताना है बेटा कि मोटर यहां पर सेम कैसे बनेगा। तो ये रहा भाई मेरा मोटर, MOTOR मोटर। M क्या होता है भाई 13 होता है, O होता है 15, T होता है 20, फिर O होता है 15, फिर R होता है 18। सबको ऐड करते हैं यार, एडिशन ढंग से करना है यार, देखो एडिशन ढंग से करना, गलती हो जाती है बहुत बारी। 13 प्लस 15 18 28, सॉरी देखा बोला और गलती हो गई। 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 20 48, 48 प्लस 15 63, 63 और 18 आंसर आएगा 81। गलत होगा तो यार बता देना कमेंट में, ठीक है ना, मैंने अभी करा तो 81 आ रहा है यार, ठीक है, मेरे ख्याल से 81 ही आना चाहिए। 28 48 63 81 81। तो मोटर का आंसर क्या हो गया भाई, मोटर को कैसे कोड करोगे, मोटर हो जाएगा मेरा 81, ये हमारा ऑप्शन होगा, इस पर टिक लगा देंगे। क्लियर है सबको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। तो अब मुद्दा ये है, अब मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है कि सर आपने 2-3 क्वेश्चन एग्जांपल की तरह करा तो दिए, लेकिन सर आप कुछ भूल गए थे। क्या भूल गए थे कि सर आपने न्यूमेरिकल वो याद भी तो कराने थे, वो याद भी तो कराने थे सर, आप धीरे धीरे क्वेश्चनों में भला फुसला के आगे ले गए, आपने हमें वो भी याद कराना तो बताया ही नहीं। आप खुद यहाँ पर फटाफट पालम कैसे कोड होता है फटाफट अपने आप ही लेटर लिखे और आप आगे सिसक लिए। आप तो सर गोली दे रहे हो सर, हमें गोली नहीं दे रहे सर, आपको गोली नहीं दे रहे, अभी आपको बताएंगे किस तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम आ गया भाई, फटाफट से नंबर्स भी हम याद कर लें, जैसे हमने मिरर वैल्यू को याद करा है। तो यहां पर एग्जैक्टली कोई वैसा रटवाने वाले वर्ड नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक कोड आपको जरूर बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेगा इनको इजीली याद करने में। देखो यार, ए क्या होता है 1 होता है, B2 C3 D4 E5 6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15, और ऐसे करते 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 Z मेरा 26 आता है। ठीक है, मैंने कहा यार देखो थोड़ा मेहनत करूंगा, आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा लगाऊंगा, बार बार लिखूंगा, बार बार करूंगा, तो इन द एंड जैसे जैसे करके टेबल भी रट जाएगा, टेबल भी जैसे जैसे रट जाएगा। बट हम यार किसको फॉलो करते हैं, हम करते हैं भाई हमेशा #SW को फॉलो।
SW मतलब बोले तो स्मार्ट वर्क, यानी कि जितना हो सके यार अपने एफर्ट को कम करो यार, बिना बात ही क्यों हम जबरदस्ती एफर्ट मारे, जब आसानी से याद हो सकता है तो वो करते हैं यार। तो मैं क्या कर रहा था, जब मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं पहले खुद कभी इस कंसेप्ट को पढ़ रहा था किसी एग्जाम के लिए, तो यही पंगा मेरे साथ भी आया था यार, ये बार बार टेबल ऐसे याद करना पड़ रहा, प्रॉब्लम हो जाएगा, और कितना रट लेंगे यार, बार बार हर जगह वहां जाके टेबल थोड़ा बनाएंगे बैठ के, टाइम तो जो है लगता ही है ना, तो आना चाहिए हमको। तो वहां पर क्या करा, मैंने सोचा यार कुछ बेंचमार्क्स बनाते हैं। अब बेंचमार्क मतलब, मैंने कहा यार बचपन में मैं गेम खेलता था, जैसे सुपर मारियो थी, कॉन्ट्रा थी, और भी पता नहीं, अगर तुम्हें बताओ तो तुम्हारी उम्र में अगर चलती हो गेम तो कुछ ऐसी गेम्स थी। एक गेम आती थी बाउंस वाली गेम भी आती थी, तो ऐसी छोटी मोटी कुछ गेम्स होती थी। उसमें बेटा क्या होता था कि मान लो ये स्टार्ट पॉइंट है, मान लो ये स्टार्ट पॉइंट है, और यहां पर जाकर गेम एंड होती है, अगर यहां पर जाकर बीच में एंड होती है, तो बीच में ना ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ये क्या होते थे, ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स होते थे, ऐसे क्या होते थे, ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स होते थे। अब इन चेक पॉइंट्स का क्या काम होता था कि मान लो मैंने यहां से गेम अपनी स्टार्ट कर दी, मेरा बंदा भागना शुरू हो गया, और जो भी बीच में ऑब्स्टेकल आ रही है उनको पार करते हुए हम जा रहे हैं। ठीक है भाई, हम पार करते हुए मान लो यहां पहुंच गए, ये वाला चेक पॉइंट क्लियर हो गया, फिर ये वाला चेक पॉइंट भी क्लियर हो गया, और यहां पे पहुंच गया, और यहां जाकर मेरी गेम ओवर हो गई, यहां जाकर मैं मर गया, मेरी गेम ओवर हो गई। तो यहां पर मेरे को वो चीज याद आई। बुद्धि चलाने का मतलब यही है कि कैसे हम अपनी पढ़ाई में या जो भी हमें काम है वहां पर वो चीज हो, तो हमें गेम का भी ऐसा फायदा उठाते हैं यार, गेम में से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो वहां पर मेरी गेम ओवर हो गई। तो ऐसा बहुत बार होता था कि जब भी मैं यहां मर जाता था, तो ऐसा नहीं होता था कि मेरे को स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता था, ऐसा नहीं होता था कि हर बारी मेरे को स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता था, क्योंकि मैंने ये वाले चेक पॉइंट क्लियर कर लिए थे। ये वाले चेक पॉइंट क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर लिए थे, कहां बनाए थे मैंने चेक पॉइंट, ये बनाए थे, ये रहा भाई, ये रहा चेक पॉइंट। तो ये वाला क्योंकि मैंने चेक पॉइंट क्लियर कर लिए थे, तो जो भी मैंने लास्ट चेक पॉइंट क्लियर करा था, मैं मेरे को एक मौका दिया जाता था कि मैं वहां से वापस से शुरू करूं। यानी कि ये एक बेंचमार्क बन गया था, ये एक चेक पॉइंट बन गया था। मान लो अगर इसको भी क्लियर कर लिया और यहाँ पे मरता था, तो मैं पूरा स्टार्टिंग में नहीं आता था, मैं इस पे आ जाता था कि बेटा यहीं से दोबारा से कंटिन्यू कर लो। तो वो चेक पॉइंट्स कुछ बेंचमार्क्स मैंने बना लिए थे। तो मैंने सोचा यार ऐसे ही याद करते हैं, क्यों अगर मेरे को अगर मान लो एम ढूंढना है, तो मैं क्यों ए से शुरू करूं, फिर से ABCD ऐसे उंगलियों पे गिन रहा हूं, ABCDEFGH IJKLM 13 तक काउंट कर रहा हूं, P तक जाना है, P 16 है, 16 तक काउंट कर रहा हूं, क्यों करूं ऐसे में। तो मैंने कहा ऐसे बेंचमार्क बना लेते हैं, और वो बेंचमार्क किस बेसिस पर बनाएंगे, बेंचमार्क बनाएंगे अपन बनाएंगे मल्टीपल्स के बेसिस पर बनाएंगे यार। 2 के मल्टीपल ले लेंगे, 3 के मल्टीपल, ट्राई करते हैं किसके मल्टीपल पर बेस्ट सूटेबल रहे। अब वो सूटेबल का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सूटेबल का क्राइटेरिया ये रहेगा कि अब मल्टीपल्स भी ऐसे हो कि टोटल भाई देखो 26 लेटर्स का पूरा सेट है, तो मल्टीपल्स भी वो लूं जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स भी मेरे कम बने, पता चले इतने सारे लेटर्स हो गए कि भाई वो वर्ड याद करना मुश्किल हो गया। जैसे मान लो अगर मैं 2 का मल्टीपल ले लूं कि भाई हर दो दो के बाद जो लेटर बन रहे हैं उनका एक वर्ड बनाऊंगा मल्टीपल्स में, तो ऐसे करूंगा ना यार, तो मेरे 13 लेटर का वर्ड बनेगा, वो 13 लेटर का कोड बनेगा कि भाई BDFHJL, ऐसे हर दो दो वाले याद कर लूंगा। वो याद कर लूंगा तो आजू बाजू वाले अपने आप याद हो जाएंगे, आजू बाजू वाले अपने आप याद हो जाएंगे। तो तब देखा यार, तो मेरे को कुछ ऐसा मल्टीपल लेना पड़ेगा जिससे यार नंबर ऑफ लेटर्स भी ज्यादा ना बने। अगर नंबर ऑफ लेटर्स इतने ज्यादा बन जाएंगे फिर फायदा क्या उस चीज का, नंबर ऑफ लेटर्स इतने सारे बन गए तो उसका कोई फायदा नहीं, अगर मेरे को 13 लेटर याद करने पड़ रहे हैं तो कुछ ऐसा मल्टीपल ले लेते हैं, एक तो जिससे जो वर्ड बने वो भी आसान बने, ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो लेटर बने, जो कोड बने वो आसान बने। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा अगर नाम बन गया तो फायदा नहीं है। तो मैंने ऐसे 3 का भी ट्राई करा, 3 का ट्राई करा तो 8 लेटर का वर्ड बन रहा था, हर 3 को छोड़कर। सी के बाद 6 पे F है, फिर 9 पे I है, फिर 12 पे L है। तो वर्ड भी बड़ा अजीब सा बन रहा था, याद भी नहीं हो रहा था, CFIL ऐसे याद भी नहीं हो रहा था मेरे से। ठीक है, ऐसे 8 लेटर का वर्ड बन रहा था। फिर मैंने 4 के मल्टीपल लिए, 4 के मल्टीपल में मैंने देखे यार 6 लेटर बन रहे हैं। मैंने कहा यार लेकिन ना सबसे आसान जो मल्टीपल होता है 5 का होता है याद करना। सबसे आसान मल्टीपल याद करना किसका होता है भाई, 5 का। 5 का मल्टीपल याद करना बहुत आसान होता है। 5 10 आंखें बंद करके भी, नींद में बोल रहा हूँ, सपने में, 5 10 15 20 25, 5 ही तो लेटर याद करने हैं। 26 लेटर में अगर आपको ये सेट कवर करना है पूरा, तो कितने लेटर याद करने हैं, एक जो 5 पे है, एक जो 10 पे है, एक जो 15 पे है, एक जो 20 पे है, और एक जो 25 पे है, आपका पूरा कवर हो जाएगा। और 5 का गैप इनफ है यार, इतनी तो हम अगर हम पेपर देने जा रहे हैं कंपटीशन का, तो इतना तो पोटेंशियल रखना ही चाहिए ना यार। 5 का गैप भी नहीं अगर हम दिमाग में रख पा रहे तो फिर क्या फायदा। अब जैसे कि मान लो ABCD तो 1 2 3 4 सबको पता ही है,
ई अगर 5 पे है तो मान लो मैं पूछ रहा हूं एफ क्या होता है, एफ भाई ई से अगला होता है। मैं एबीसीडी से शुरू नहीं करूंगा, ये मेरे क्या है, ये मेरे चेक पॉइंट्स हैं, सॉरी ये मेरे क्या है, चेक पॉइंट्स है, बेंचमार्क्स है। मेरे को अगर जी देखना है, अब जी किसी को नॉर्मली पता हो सकता है 7 है, नहीं पता तो क्या करेगा यार, ई तो 5 है इतना मुझे पता है, +2 7। मान लो क्यू पता करना है, क्यू, अब क्यू ऐसे एकदम से हर किसी को याद भी नहीं आएगा, क्यू बिल्कुल मिडिल बीच का रहता है थोड़ा, वो क्यू नहीं याद रहता नॉर्मली, लेकिन बच्चा कहेगा देखो ओ याद है, ओ मेरा 15 पे है, तो क्यू उसके पी और क्यू अगला आता है। ऐसा नहीं कि मैं ए से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वहीं पर जितना टाइम बच्चे बचाओ यार, माइंड में लिखना भी ना पड़े। ओ 15 पे आता है तो पी और क्यू 17 हो गया, आर 18 हो गया, टी 20 होता है तो एस 19 हो गया, यू 21 हो गया, इस तरीके से। तो सबसे पहला भाई क्या दिमाग में ले लिया कि भाई 5 का मल्टीपल बेस्ट रहा, ये मल्टीपल वाला एक मेरे को कंसेप्ट दिमाग में आया था, इसको मैंने क्लियर कर लिया कि अब सबसे बेटर सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला ऑल्टरनेटिव, कि मैं 5 का मल्टीपल लूंगा। फिर मैंने चेक करा कि भाई क्या ये मेरे को रट जाएगा, कि जिसको मैं बार बार 5 का मल्टीपल करके थोड़ा पढ़ाऊंगा सबको, मैं कहता हूँ कोड बनाऊंगा इसका, मैं एक न्यूमेरिकल कोड बनाऊंगा इसका, न्यूमेरिकल टेबल को याद करने के लिए एक कोड बनाया जाएगा। तो मैंने देखा यार कोई कोरस वर्ड बन रहा है जो मुंह पे चढ़ जाए, तो मैंने देखा 5 के जो मल्टीपल है ना उस पर 5th पोजीशन पर है ई, अगला मल्टीपल है 10 पे वो है जे, उसके बाद अगला जो 15 पे है वो है ओ, उसके बाद 20 पे है T20 वाला टी, और फिर 25वां है मेरा वाई। क्या मैं इसको एक ही सांस में बोल पा रहा हूं, ऐसा तो नहीं मेरे को बीच में ब्रेक लेकर साउंड ऊपर नीचे पिच करनी पड़ रही है। वर्ड मेरा बन रहा है बड़ा बड़ा एजॉटी, क्या वर्ड है भाई, एक ही सांस में एजॉटी, ऐसा तो नहीं ऊपर लह ऊपर नीचे जा रही है, बार बार रुकना पड़ रहा है, बार बार लेटर बोलने पड़ रहे हैं, एक ही सेंस साइड में निकल रहा है, एजॉटी मेरा वर्ड बन रहा है एजॉटी। एजॉटी स्टैंड्स फॉर E5 J10 O15 T20 Y25। देखो भाई जिसको नंबर याद है, सीधी सीधी बात, जिसको नंबर याद है उसके लिए तो बढ़िया है, फिर कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, उसके लिए यार ये हेल्प करने के लिए, ये मदद ये गाइडेंस किसके लिए है, जिनको नहीं हो पाता, जिनको प्रॉब्लम है उनको सपोर्ट करने के लिए है यार। जिनको हो रहा है यार वो तो ठीक है यार, सैल्यूट है, बढ़िया है, चल रहा है बढ़िया। एक टाइम बाद जरूरत पड़ेगी भी नहीं यार, 150 150 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद ये जो भी मैंने कराया मिरर वैल्यू ये कोई मैटर नहीं करेगा। ये आपको आसान लेटर वेटर मैजिकल वर्ड नहीं चाहिए, फिर तो दिमाग में छप गया यार, फिर दिमाग में छप गया, ठीक है। तो एजॉटी, इससे मैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने दिमाग में इजीली रख सकता हूं। मान लो मेरे को x की वैल्यू पता करनी है, x y से 1 कम होती है, y 25 है तो x 24, मेरे को v पता करना है, v t के बाद u आता है, u के बाद v आता है, यानी कि t+2, t क्या होता है 20 होता है, v मेरा 22, ऐसे। अब वो भी टाइम लग रहा है मेरे को बोलने में, ऐसे इतना बताने में, दिमाग तो बड़ी फास्ट है ना, सीधा पता दिमाग में +2 22 सीधा ऐसे, ठीक है भाई समझ में आ गया, टेबल ऐसे याद हो जाएगा। तो यहां पर कोई आपको गोली नहीं दी गई, टेबल हम इस तरीके से याद कर लेंगे। आओ फटाफट अब देखते हैं क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। पहले वाले क्वेश्चन तो थोड़े बेसिक थे, यहां पर डबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगाए जा सकते हैं। डबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरीके से लगाए जा सकते हैं कि भाई एग्जामिनर कहता है भाई एक वर्ड है होटल, एक वर्ड है होटल, इसको 12 कोड किया गया, मैंने पूछ लिया यार कैसे होगा, तो एक बच्चा आया कह रहा है सर देखो अब मेरे को टेबल ना याद हो गया है, आपने कराए थे वो टेबल मैंने ऐसे याद कर लिया है, 10-15 मिनट लगे थे और 15-20 क्वेश्चन मैंने करे, टेबल अब दिमाग में छप गया है। तो फटाफट से बता देता हूं, मैंने कहा बता, कह रहा है H होता है 8, O होता है 15, T होता है 20, E होता है 5 और L होता है 12। कह रहा लेकिन सर अब इन सबको मैं ऐड भी करूंगा तो ये 12 नहीं बनेगा। कह रहा शायद ऐसे हो सकता है कि L लास्ट वाला वर्ड है, ये 12 है तो इसलिए 12 लिख दिया। मैंने कहा नहीं, मैं कहा देख अब क्या करा इन्होंने, देखो इसने क्या करा, मैंने कहा इन सबको ऐड कर, कह रहा ठीक है सर ऐड करते हैं। कह रहा है 8 + 5 23, 23 + 20 43, 43 + 5 48 और +12 60। सर आंसर आ गया क्या 60। मैंने कहा यार 60 को 12 बनाया जा सकता है, 60 और 12 में कुछ रिलेशन है, कह रहा सर हाँ। कह रहा सर 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 बनता है, यानी कि 60 को सर अगर 5 से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा 12 बनता ही है, पैटर्न तो बन रहा है। मैंने कहा कोई लॉजिक है इसके अंदर यार कि क्यों करा उसने 5 से डिवाइड। कह रहा है शायद सर एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है और उसने देखा कि होटल जो वर्ड है उसके अंदर कितने लेटर हैं, इसके अंदर 5 लेटर हैं सर,
इसके अंदर सर 5 लेटर हैं, इसलिए इसने इसको 5 से डिवाइड कर दिया 60 को और 12 बना दिया। तो बड़ा खुश हो गया यार वो, अरे सर मैंने इतना बढ़िया फैंटास्टिक क्वेश्चन, मेरे से सर आज तक सॉल्व नहीं होते थे क्वेश्चन, अब देखो मैंने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन। मैंने कहा बढ़िया यार। अब वो क्या करता है, कह रहा है सर देखो अब ये भी मैं सॉल्व करूंगा। मैंने कहा कर। कह रहा है सर देखो ये लैम्ब है। मैंने कहा हाँ। कह रहा है सर लैम्ब में क्या होता है, L12 हो गया, A1 हो गया, M13 हो गया, B2 हो गया। इन सब को सर मैं ऐड करता हूं अगर, तो 12 + 1 हो गया 13, 13 + 13 हो गया 26 और +2 ये हो गया सर 28। ये हो गया सर 28। तो उसने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ी सी बेवकूफी हो गई, उसने इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करा तो आंसर उसका डेसिमल में आ रहा है कुछ 5.6 आ रहा है डेसिमल में। कह रहा सर यहां तो क्वेश्चन गलत हो गया, यहां तो सर क्वेश्चन गलत हो गया, यहां भी उसने 5 से डिवाइड करके देखा, सेम पैटर्न लगा रहा था, सबको ऐड करा 5 से डिवाइड करा। कह रहा सर 5.6 तो ऑप्शन में नहीं है, डेसिमल आ रहा आंसर। मैंने कहा देख गलती तेरे से क्या हुई है, गलती ये हुई है कि तूने यार लॉजिक ये लगाया था कि ऊपर होटल में 5 लेटर हैं, ऊपर होटल में 5 लेटर हैं, इसलिए तूने इसको 5 से डिवाइड करा, लेकिन लैम्ब में तो 4 लेटर है सर, लैम्ब में तो 4 लेटर है, फिर आपने इसको 5 से डिवाइड क्यों करा, राइट। तो यहां पर आप क्या करोगे, आपने इनको ऐड ठीक करा है 28, तो यहां पर इसने डबल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया एग्जामिनर ने, एडिशन तो करवाई ही करवाई, उसके बाद उसने देखा नंबर ऑफ लेटर्स जो बन रहे हैं उनसे उसको डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करा तो आंसर आया बेटा मेरा 7, और 7 विल बी माय राइट आंसर। ये हो गए डबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। समझ में आ रही है बात सबको? सबसे पहले उसने ऐड करा सबको और उसके बाद उसने उसको 7 से डिवाइड करा। ठीक है यार, क्लियर है सबको? लैम्ब कैसे कोड होगा, लैम्ब होगा 7, कैसे, सबको ऐड कर दो 28 आएगा, नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, 4 से डिवाइड करो आपका आंसर 7 आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से, क्वेश्चन आसान है यार। अब एक बार अगर कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग हो गए तो क्वेश्चन तो बड़े आसान लगते हैं, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है लेकिन काफी आसान है। आओ फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है भाई वर्ड है डीड, डीड को कोड किया गया है 9, कैसे कोड किया गया है, देखो यार डी होता है 4, ई होता है 5 और E5 और D4, इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। सर यहां पर वो पैटर्न लग रहा है कि हम 4 से डिवाइड करें, इसने क्या करा 18 और 9 का क्या रिलेशन है भाई, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है यार, ये रिलेशन है तो दूसरे पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। नीड, नीड में क्या है, एन होता है मेरा 14, ई होता है 5, ये वाला ई भी 5 और डी होता है मेरा 4, तो 14 + 5 + 5 10 24 + 4 आंसर आ जाएगा 28। 28 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो आंसर आएगा मेरा 14। आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा बच्चों 14। ठीक है, तो नीड कैसे कोड होगा, अगर मेरा डीड 9 है तो नीड हो जाएगा मेरा 14। इज इट क्लियर, इज इट ओके? अब देखो कह रहा है भाई क्वेश्चन में कि इफ प्रताप इज कोडेड एज, अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर, पसीने छूट जाएंगे भाई, इतना बड़ा नंबर। इफ प्रताप इज कोडेड एज, क्या लिखा है एक बार पढ़ लेता हूं मैं देख के, 1 मिनट बहुत बड़ा है, 1618120116। कह रहा है अगर प्रताप को ऐसे लिखा गया है तो नवीन को कैसे लिखूंगा, इसी सेम पैटर्न के साथ, इसी सेम लैंग्वेज के साथ कैसे लिखूंगा। अब बच्चे यहाँ घबरा जाएंगे क्लास में कि सर इतना बड़ा नंबर, सर मैं एडिशन करूंगा सबका तब भी नहीं बनेगा, सर मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तब भी नहीं बनेगा, ये कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है सर, कितने वो लग जाएंगे, 1 2 3 161 करोड़, करोड़ से भी ज्यादा है यार ये तो, इतना बड़ा नंबर सर। मैंने कहा देखो कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमें मुश्किल लग रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स लग रहे होते हैं, लेकिन उनसे आसान क्वेश्चन नहीं होता। जिसको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल टेबल वो याद हो गया है, वो सीधा पता क्या बोलेगा, कहेगा सर इसने कुछ नहीं करा, इसने सिर्फ एक के बाद एक उनकी प्लेस वैल्यूज लिखता गया। सर ये कोई नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ है ही नहीं सर, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई मल्टीप्लिकेशन हुई नहीं, सिर्फ प्लेस वैल्यूज को वैसे का वैसे लिखता गया वो, जैसे ये प्रताप लिखा हुआ है। कह रहा है सर पी बताओ क्या होता है, मैंने कहा 16 होता है, कह रहा देखो 16 लिखा हुआ है। कह रहा सर आर क्या होता है, मैंने कहा 18, कह रहा लिखो, उसके बाद इसने ऐसे 18 लिख दिया बस। A1 ऐसे 1 लिख दिया देखो।
टी 20 होता है, लो इसके बाद 20 लिख दिया, फिर ए 1 लिख दिया, और फिर पी 16 लिख दिया। ऐसे ही बस एक के बाद एक ऐसे लिखता ही तो चला गया, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है ही नहीं। अगर टेबल याद है मेरे को तो लो लिखा मैंने ये नवीन, और नवीन एन क्या होता है 14, ए क्या होता है 1, वी क्या होता है 22, आई क्या होता है 9, और एन क्या होता है 14। लो सर बन गया आपका पैटर्न और आपका आंसर और कोड, लो खत्म कहानी, दैट्स इट। क्लियर है भाई सबको? तो ये अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यार, देखो अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। इसमें आपको डबल मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाया। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो डराते हैं आपको, दिखा के अरे भाई इतना बड़ा नंबर कैसे बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं था नंबर में, देखो एक के बाद एक ऐसे लिखते चले गए। अगले क्वेश्चन में चल रहा हूं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन पे यार स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन सच में रेयर क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करा गया है, इसमें प्लीज ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है यार ये, 5 स्टार क्वेश्चन। जो कोई पहली बार देखेगा तो यार बंदा पहली बारी में नहीं कर पाएगा, आसानी से नहीं कर पाएगा। ऐसा तो यार बोलना बेकार रहेगा कि नहीं कर पाएगा, करने वालों ने करा होगा यार कभी ना कभी। तो वर्ड है मास्टर, मास्टर को कोड किया गया है 41159, मास्टर को कोड किया गया है 411259। अब क्या हुआ, जब ये पहली बार क्वेश्चन आया तो जो बंदा क्वेश्चन देख रहा है या क्वेश्चन जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कह रहे सर जंबल लगा लिया, मतलब नंबर्स को न्यूमेरिकल में बदलकर जंबल लगा लिया, जंबल भी नहीं बन रहा, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी कुछ मैच नहीं कर रही। कहाँ एम सर 13 होता है, ये 4 लिखा हुआ है सर, आर 18 होता है 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ई की जगह 5 लिखा है, लेकिन एस तो 19 होता है, मतलब कुछ बन नहीं रहा सर, बहुत सारे ऑपरेशन लगाए कुछ नहीं बन रहा सर, तो क्या पैटर्न लगाया हुआ है। तो मैंने कहा यार ये ना, इसने एग्जामिनर कभी कभार ना बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है क्वेश्चन के लिए यार, बहुत ज्यादा ही भावुक होकर वो क्वेश्चन बना देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। अब ध्यान से सुनो इसमें पैटर्न है क्या। इसमें क्या करा, एग्जामिनर ने कहा कि जो भी नंबर होगा ना, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, देखो प्रताप जैसा ही, कि बिल्कुल प्लेस वैल्यूज ही लिखी गई है, लेकिन इसमें उसने फंडा क्या कर दिया, कह रहा सर हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में ही लिखना है, हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में ही लिखना है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं, क्या मतलब कहना चाह रहे हो आप। कह रहा है मान लो अगर पी मेरा 16 है, तो कह रहा है ये डबल डिजिट में नहीं लिखा जाएगा सर, इन दोनों के ना, इन दोनों की डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड कर लो, 1 + 6 करके इसको 7 ही लिखो, यानी कि पी को 7 लिखा जाएगा। मैंने कहा अरे भाई सर ये कैसे सोचेंगे हर कोई यार। कह रहा यही तो मजा है। तो आर मान लो अगर 18 है, तो 18 के जो डिजिट्स है 1 और 8 इनको ऐड कर दो सर, और 9 लिखा जाएगा ये। तो जो सिंगल है वो तो सिंगल ही है, यानी कि ए तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो डबल डिजिट हो जाएंगे या ट्रिपल डिजिट हो जाएंगे उनको ऐसे ऐड करके ही अपन ऐसे लिखेंगे। ये फंडा है इसके अंदर। मैंने कहा चलो सर ट्राई करके देखते हैं। कह रहा है भाई देखो M13 है, अब डबल डिजिट मैंने लिखना, इनकी इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड कर लो, 1 + 3 क्या आएगा आंसर भाई 4। कह रहा है देखो भाई पहला 4, उसके बाद ए क्या होता है, ए तो सर मेरा 1 ही होता है, तो लो 1। उसके बाद एस क्या होता है, अब यहां पर देखो क्या पंगा हुआ, देखो यहां पर क्या करा इसने। मैंने कहा सर एस में तो फंस जाएंगे, एस में तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि सर एस होता है 19, और 9 + 1 जब मैं करता हूं तब भी सर आंसर मेरा 10 आता है सर, 9 + 1 करता हूं तब भी सर आंसर मेरा क्या आता है सर 10 आता है। अभी भी फंस जाऊंगा, डबल डिजिट में आ रहा है। कह रहा है फिर एक और बार कर दो ना ऐड, जब तक आता नहीं है तब तक ऐड करते रहो वो भी शैतान है, कह रहा तब तक ऐड करते रहो। तो 1 + 0 क्या आएगा, तब तो 1 आएगा, लो सर 1 लिखा जाएगा एस को। सर टी को, टी क्या होता है बताओ, टी होता है 20, 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 + 0 2 ही तो होगा। ई मेरा 5 का 5 ऐसे रहेगा, आर मेरा 18 होता है, तो 1 + 8 मेरा 9 होगा, तो 9 ऐसे लिख दिया मैंने। तो भाई इन चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है, इन चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रेयर होते हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन थे, ऐसे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन आपको हर 10 15 20 क्वेश्चन बाद रिपीट होते दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ यूनिक पैटर्न्स के साथ आते हैं, जो आप दिमाग में रखोगे तो आपका उतना दिमाग का दायरा बढ़ता जाएगा क्वेश्चन को देखने का, तभी आप समझ पाओगे। ऐसे क्वेश्चन कुछ 10 15 50 कर रखे होंगे अलग अलग वैरायटी के, इतने अच्छे अच्छे यूनिक वैरायटी के जो काफी रेयर पैटर्न्स होते हैं, तो अपने आप आपका सोचने का नजरिया बढ़ जाएगा। तो फटाफट पावर को भी ऐसे कोड करते हैं यार। पावर को कैसे कोड करेंगे, पावर देखो P होता है मेरा
16, तो 6 + 1 ये हो जाएगा 7। ओ होता है मेरा 15, 15 1 + 5 ये हो जाएगा 6। डब्ल्यू क्या होता है मेरा यार, डब्ल्यू होता है मेरा 23, तो 2 + 3 हो जाएगा मेरा 5। ई मेरा ऐसी 5, और आर होता है 18, 1 + 8 हो जाएगा 9। तो ये मेरा आंसर है 7 6 5 और 5 9, 7 6 5 5 9, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मास्टर को ऐसे कोड किया गया है तो पावर को कैसे कोड करेंगे, पावर को ऐसे कोड करेंगे 7 6 5 5 9। क्लियर है सबको? आओ भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट एक बोनस टॉपिक है यार, ये भी अच्छा टॉपिक है, बोनस टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चंस काफी बार देखने को मिल जाते हैं। ये एक बोनस टॉपिक है। क्या है इसके अंदर भाई? चेन कोडिंग। क्या होता है भाई चेन कोडिंग? चेन कोडिंग बड़ा मजेदार टॉपिक है। आपको क्या होता है भाई, कुछ चीजें चेन की तरह बता दी जाती हैं। कह रहा है इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट आइटम्स आर रिलेटेड लाइक अ चेन कोड फॉलोड बाय अ क्वेश्चन एट द एंड। अलग अलग क्वेश्चंस चेन के फॉर्म में डिफरेंट आइटम्स की तरह बता दी जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर उस चेन को बताने के बाद एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन या एक टिपिकल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, टिपिकल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि बोलेगा भाई मान लो ए को बी बोलते हैं, बी को सी बोलते हैं, सी को डी बोलते हैं, डी को ई बोलते हैं, ई को एफ बोलते हैं। ये क्या बना दी उसने? ये एक चेन बना दी बच्चों। ये क्या बना दी? एक चेन बना दी। ठीक है, अब वो कहेगा भाई एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? अब वो पूछ लेगा ये चेन बनाकर, कहेगा एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? तो अब देखो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर मुझे पता है ई होता है। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? मुझे पता है ई होता है, लेकिन ई को मैं क्या बोलता हूं? ई को मैं एफ बोलता हूं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एफ। तो ये बस है, यानी कि हमें पहले ओरिजिनल आंसर देखना है और उसके बाद उस ओरिजिनल आंसर को चेन कोडिंग में बोला क्या गया है, व्हाट इज दैट ओरिजिनल आंसर कॉल्ड, वो हमें आंसर में लिखना है। ये है मेरा चेन कोडिंग। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन बिल्कुल सटीक है, जिसको एक बारी में समझ आ गया उसको टाइम लगना ही नहीं सॉल्व करने में। कह रहा है भाई इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? बताओ भाई कलर ऑफ क्लियर स्काई क्या होता है? कलर ऑफ क्लियर स्काई बच्चों क्या होता है? क्वेश्चन कितना सिंपल सा पूछना है उसने मेरे से, ब्लू होता है। ठीक है ना भाई, ओरिजिनल आंसर मेरा क्या हो गया? ब्लू। ओरिजिनल आंसर क्या हो गया मेरा? ब्लू। लेकिन इस चेन कोड के हिसाब से ब्लू को क्या बोलते हैं? ब्लू को अपन स्काई बोलते हैं। कह रहा है ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो वहां पर ऑप्शन में हम टिक किस पर लगाएंगे? हमारा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? स्काई, और स्काई पे अपन टिक लगा देंगे। ठीक है यार, अपन स्काई पे टिक लगा देंगे। आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, रूबी इज कॉल्ड एमराल्ड, देन विच इज द चीपेस्ट जेवल? यानी कि ये सारे के सारे क्या है भाई? सारे के सारे ज्वेलरी में आते हैं, ये जेवल होते हैं। ठीक है, आपने सोना चांदी तो सुना होगा, उसके बाद ये जो रूबी और एमराल्ड है ये हमारे बहुत प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, ये हमारे बहुत ज्यादा प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। तो अगर देखा जाए इन सब में से सबसे सस्ता जेवल कौन सा है? देखो डायमंड गोल्ड से महंगा होता है, गोल्ड सिल्वर से महंगा होता है, और रूबी और एमराल्ड तो वैसे ही प्रीशियस पत्थर है। तो यहां पर सबसे चीपेस्ट जेवल जो होगा, ओरिजिनल आंसर होगा मेरा क्या? सबसे चीपेस्ट जेवल है मेरा यहां पर सिल्वर। चांदी सबसे सस्ती है, यहां पर सबसे चीपेस्ट जेवल कौन सा है भाई? सिल्वर। लेकिन सिल्वर को क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से? सिल्वर इज कॉल्ड रूबी। क्वेश्चन के हिसाब से सिल्वर को क्या बोला जाता है भाई? रूबी बोला जाता है। तो यहां पर मैं रूबी पर टिक लगाऊंगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा मेरा रूबी। ठीक है भाई, तो ये है मेरा चेन कोडिंग, है ना भाई? सिंपल सा, ये है मेरा सिंपल सा चेन कोडिंग। ठीक है भाई, चलो भाई अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या था भाई? अगला है भाई सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या है यार? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग इज दैट पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इन विच ओरिजिनल वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड टू फॉर्म अ कोड। इसमें क्या करना है यार? इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? बदलना। यानी कि इसके अंदर ओरिजिनल वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से, मे बी किसी दूसरे लेटर से कोई पैटर्न को फॉलो करते हुए, या मे बी किसी नंबर से वो चेंज कर दिया सकते हैं।
किसी नंबर से भी चेंज कर सकते हैं या किसी लेटर से भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को, एक पैटर्न सब्स्टिट्यूशन, एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या है भाई? दैट पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग है जिसके अंदर ओरिजिनल वर्ड को कोड बनाने के लिए किसी भी तरीके से सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। यानी कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी हम +1 +2 +3 करके लिख सकते हैं, उनकी ऑपरेशंस मैथमेटिकल उस पर ऑपरेशंस लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ अल्फाबेट्स को ही हम खिसका दे +1 +2 +3 करके, कैसे भी करके। आओ देखते हैं। तो एक पैटर्न सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एक एक करके दोनों को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले है भाई पैटर्न सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होगा किसके बेसिस पर? किसी पैटर्न के बेसिस पर। इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा बड़ा है। देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही जरा सारी सरदर्दी है, यानी कि 90% ऑफ द सब्स्टिट्यूशन की जो वास्टनेस है वो पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही कवर होती है। तो पहले इसको कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन द वर्ड्स आर सब्स्टिट्यूटेड टू फॉर्म अ कोड यूजिंग वेरियस पैटर्न्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कि इस तरह के सब्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करा जाता है एक कोड को बनाने के लिए, किसका यूज करते हुए? अलग अलग पैटर्न्स का यूज करते हुए और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हुए। यानी कि मान लो एक वर्ड है जैसे मैं वर्ड ले लेता हूं टाइगर। अब क्या कर सकता हूं मैं इसके साथ? अगर मैं एज ए एग्जामिनर इसको सब्स्टिट्यूट करके कोड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसके अंदर +1 भी कर सकता हूं। जैसे कि मान लो टी मेरा 20 होता है, तो मैंने अगला लेटर लिख दिया, मतलब टी को यू बना दिया, आई को मैंने अगला लेटर क्या बना दिया? आई को जे बना दिया, जी को मैंने एच बना दिया, ई को मैंने एफ बना दिया, आर को मैंने एस बना दिया। क्या करा मैंने इसके अंदर? सबके अंदर +1 कर दिया, या +2 भी कर सकता हूं, +3 भी कर सकता हूं, या ऑल्टरनेटिवली भी कर सकता हूं कि पहली डिजिट में +1 कर दूं, दूसरे में +2 कर दूं, तीसरे में +3 कर दूं, चौथे में +4 कर दूं, पांचवें में +5 कर दूं। 5 लेटर हैं, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं कि भाई पहले लेटर में मान लो +1 कर दिया, दूसरे में -1 कर दिया, तीसरे में फिर +1 कर दिया, चौथे में फिर -1 कर दिया। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। कैसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यार, इसको कैसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कह रहा है बेस इज रिटन एज CBTF, देन हाउ विल मार्स बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? तो क्या है भाई, वर्ड है मेरे पास बेस। बेस को कैसे कोड करा है इसने? CBTF, CBTF ऐसे कोड करा है इसने। अब B को अगर C बनाना है तो क्या करना है बच्चों? +1। A को अगर B बनाया तो फिर से +1, S को T बनाया फिर से +1, E को F बनाया फिर से +1। कुछ नहीं करा, सब में +1 कर दिया। तो ऐसे ही बताओ मार्क्स को कैसे लिखूंगा? अगला अगला लेटर ही तो लिखना है बस। M हो जाएगा मेरा क्या? N, A हो जाएगा B, R हो जाएगा S और S हो जाएगा T। तो ये मेरा कोड बन गया NBST। ये है मेरा सब्स्टिट्यूशन। छोटा मोटा ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं। जंबल में क्या था? जंबल में नंबर ऑफ लेटर सेम रहने थे और जो एक्चुअल लेटर्स हैं वो भी सेम रहने थे, कोई एडिशनल लेटर नहीं आएगा, नया लेटर नहीं बनेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स तो सेम है देखो, लेकिन लेटर नए हो जाएंगे। यानी कि कोई पैटर्न लगेगा, चाहे +1 हो जाए सारे लेटर्स, चाहे +2 हो जाए, सब्स्टिट्यूट करा जाएगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन पैटर्न लगाकर। अब अगर मैं इन दोनों को बांटना चाहूं, जैसे मैं अगर आपको ये चीज बड़े आसान भाषा में समझाना चाहूं, तो पैटर्न सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ये है कि पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्वियसली एक पैटर्न को फॉलो करा जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल पैटर्न हो सकता है या कोई भी पैटर्न हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहे यूज कर रहा हो वो कुछ भी हो। लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है भाई? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न फॉलो हो, ये विदाउट पैटर्न भी हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिना किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए। मान लो कुछ भी यार, कोई पिक्चर दे दी मैंने, कोई भी सिंबल दे दिया, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इसी में हमें मेन झंझट देखनी है पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के अंदर। फटाफट से इनको समझ लेते हैं भाई किस तरीके से सॉल्व करना है और क्यों ये वास्ट है हमारा पैटर्न सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो बहुत ज्यादा मजेदार है, अधिकतर क्वेश्चन हमारे इसी में से आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। क्यों ये इतना ज्यादा वास्ट है या क्यों ये इतना ज्यादा इसकी वाइडनेस है?
अब ये वाइडनेस इसलिए है पैटर्न सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने पहले जितने भी हमने अब तक कैटेगरीज पढ़ी हैं वो सब ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। यानी कि पैटर्न सब्स्टिट्यूशन नहीं देखता कि जंबल भी लगा दो या मिरर वैल्यू भी लगा दो या नंबर न्यूमेरिकल कोडिंग भी लगा दूं। वो नंबर्स का यूज भी कर सकता है पैटर्न लगाने के लिए, वो जंबल करके भी यूज कर सकता है। मान लो कि एक क्वेश्चन को उसने पहले जंबल कर दिया और जंबल करने के बाद +1 कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये ABC है, या कोई और लिख लेते हैं। मान लो मैंने लिख लिया बेस, एक वर्ड लिख लिया बेस। बेस को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया, यानी कि मैंने इन दोनों को रिवर्स करके लिख दिया AB और इन दोनों को रिवर्स करके लिख दिया ES। ठीक है, अब इसके ऊपर ये तो मेरा जंबल हो गया, अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं कि A में +1 कर दूंगा तो ये B बन जाएगा, B में +1 करूंगा तो C बन जाएगा, E में +1 करूंगा तो F बन जाएगा, S में +1 कर दूंगा T बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई। यानी कि जंबल का भी यूज कर लेगा, मिरर वैल्यू का भी यूज कर सकता है और फिर उसको पैटर्न लगा सकता है +1 ऐसे करके। समझ रहे हो ये चीज? यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूं इससे रिलेटेड, तो टिप्स ये है कि सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व पैटर्न्स ऑफ अदर कैटेगरीज, जैसा मैंने भी आपको यहां पर एग्जांपल देकर बताया। ये चीज दिमाग में रखकर बिल्कुल चलना भाई, अवेयर है ना, इग्नोर मत करके चलना इस चीज को। ये चीज पहले से ही अवेयर करके आपको मैं रख के चल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन ऐसा हो सकता है कि इन्वॉल्व करके चले किसको, दूसरे कैटेगरीज के पैटर्न्स को। जैसे कि वो जंबल को भी इन्वॉल्व कर सकता है अपने साथ, मिरर वैल्यू को भी इन्वॉल्व कर सकता है, या न्यूमेरिकल कोडिंग को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकता है। कह रहा है द कोड फॉर्म्ड मे नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर्स। जो नया कोड बनेगा जरूरी नहीं है कि उसमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स हो या सेम नंबर्स हो या सेम ही लेटर्स हो। कह रहा है द कोड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड यूजिंग एनी अल्फाबेट, एनी नंबर और एनी अदर सिंबल ऑल्सो। जो कोड आपका सब्स्टिट्यूट होकर बनेगा वो किसी अल्फाबेट के द्वारा भी बन सकता है, अल्फाबेट का यूज करके भी, किसी नंबर का यूज करके भी, हो सकता है कि दोनों का मिक्स होकर भी बने, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी फलाने फलाने सिंबल का भी बन जाए। कोई भी सिंबल से बना दिया कोड। मान लो A को मैंने डॉलर का साइन दे दिया, B को मैंने यूरो का साइन दे दिया, C को मैंने दिरहम का साइन दे दिया, D को मैंने रुपी का साइन दे दिया। इस तरीके से ये मैंने कोड कर दिया। और ऐसा बहुत बारी मूवीज में देखा जाता है यार, ऐसा बहुत बारी मूवीज या क्राइम डिटेक्टिव थ्रिलर्स में देखा जाता है कि किसी भी पैटर्न को लगाकर आप कोड करते हो। और यही सबसे ज्यादा वाइड है यार। देखो आपने बाकी सारी कैटेगरीज पढ़ी हैं इसी के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के लिए। सब्स्टिट्यूट किसी भी तरीके से करा जा सकता है। तो आओ फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यार, और इन क्वेश्चंस में देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। यहां पर एक चीज बढ़िया है कि मैं आपके लिए हिंट्स भी लेकर आया हूं। तो यहां पर आप क्या करो, क्योंकि आपने मिरर वैल्यू पढ़ चुके हो, आप जंबल पढ़ चुके हो, आप न्यूमेरिकल पढ़ चुके हो, तो यहां पर आप इन हिंट्स को समझकर फटाफट से अब इनको, मेन मुद्दा यही, इन्हीं को तो सॉल्व करना है। मेन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कह रहा है भाई इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल वी कोड टाइगर इन द सेम लैंग्वेज। टाइगर को कैसे कोड करेंगे? देखो भाई ये रहा मंकी, मंकी को कोड करा मैंने कैसे, XDJMNL ऐसे कोड करा। पैटर्न पकड़ना यार, पैटर्न क्या है। अब देखो कैसे डबल पैटर्न लगाए जाते हैं, देखो डबल पैटर्न कैसे लगाए। अब ये कैसे बनाया गया ये समझते हैं। हिंट में लिखा गया है कि रिवर्स द वर्ड। तो पहले एक काम करो, फटाफट से खुद सॉल्व करके देख लो इस क्वेश्चन को कि क्या अब तुम धीरे धीरे थोड़ा बहुत कैपेबल हो पा रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कह रहा है पहले वर्ड को रिवर्स कर दो और फिर -1 कर दो ईच लेटर को। यानी कि इसको देखता हूं मैं, रिवर्स कर दो वर्ड को, मंकी को पूरा रिवर्स कर दो। तो Y पहले आ जाएगा, E बाद में, फिर K, फिर N, फिर O, फिर M। मैंने रिवर्स कर दिया पूरे लेटर को, पूरे वर्ड को। अब सब में से -1 कर दो। Y से एक कम क्या होता है भाई, X। इससे -1 करूंगा, E से तो D, K से -1 करने पर बच्चों क्या आएगा, J, N से -1 करने पर M, O से -1 करने पर N और M से -1 करने पर L। क्या कर दिया, -1 कर दिया। क्या मेरा ये सेम पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो कह रहा है फटाफट बताओ टाइगर को कैसे कोड करूं। मैंने कहा सबसे पहला स्टेप क्या था, इसको रिवर्स कर कर लिखना है। इसको रिवर्स कर कर लिखूंगा तो ये बन जाएगा REGI और T। अब इसमें से -1 कर देते हैं फटाफट से। R से एक कम क्या होता है, Q, E से एक कम होता है D,
G से एक कम होता है F, I से एक कम होता है H और T से एक कम होता है S। तो ये मेरा भाई कोड बन गया QDFHS। क्लियर है? फटाफट बताओ, क्लियर है सबको? डबल पैटर्न लगा है इसके अंदर, ठीक है भाई, डबल पैटर्न। पहला पैटर्न क्या था? जंबल कोडिंग। रिवर्स करना लेटर को क्या है? ये वाला स्टेप क्या है? ये वाला स्टेप जंबल का है। जो यहां हमने इससे इसमें बदला है, ये वाला स्टेप हमने क्या करा है? ये हमने जंबल करा है इसको। और इसके बाद इसके अंदर जब यहां से इसमें इसमें बदला है तो हमने सब्स्टिट्यूट करा है पैटर्न लगाकर। ठीक है, समझ गए? आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शिफ्ट इज कोडेड एज RFFBO, हाउ विल वी कोड LKUMB इन द सेम लैंग्वेज? तो एक वर्ड है शिफ्ट। फटाफट से सॉल्व करो मेरे साथ, पहले 1 मिनट आपको दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व कर लो। वीडियो पॉज करो, फटाफट से खुद से सॉल्व करो, आधी तैयारी यहीं पर हो जाएगी आपकी। शिफ्ट को कोड करा है RFFBO। क्या करा है भाई? फटाफट से देख लो, फटाफट से मुझे बताओ क्या करा है। देखो इसके अंदर नीचे हिंट में दिया हुआ है कि देखो पहले लेटर को -1, दूसरे को -2, तीसरे को -3, फिर -4, फिर -5 द रिस्पेक्टिव लेटर्स। यानी कि 5 ही लेटर है, जो जो लेटर जो जो सी पोजीशन पर है उतना उसमें से माइनस करना है। देखो S होता है मेरा 20, 20 में से -1 करूंगा तो 19, 19 होता है मेरा, सॉरी S होता है मेरा 19, 19 में से -1 करूंगा तो 18, 18 होता है R। ठीक है भाई, R बन रहा है। H होता है मेरा 8। अब ये सेकंड पोजीशन पर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। इसमें से -2 करूंगा यानी कि 6, 6 क्या होता है मेरा F। I क्या होता है भाई? I होता है 9। ठीक है, 9 थर्ड पोजीशन पर है, -3 करूंगा तो अगेन 6, 6 होता है F। F होता है मेरा 6, 6 में से -4 करूंगा, फोर्थ पोजीशन पर है तो 2, 2 होता है मेरा B। और T होता है मेरा 20, 20 फिफ्थ पोजीशन पर है तो -5 करूंगा तो 15, 15 होता है मेरा O। बन रहा है RFBBO। बिल्कुल भाई, पैटर्न तो मैंने अपना बना लिया। फटाफट से देखते हैं फिर LKUMB को मैं कैसे कोड करूंगा सेम लैंग्वेज में। LKUMB, देखो भाई L होता है मेरा 12, 12 -1 11, 11 क्या होता है भाई? एक कम इससे कर दूंगा तो होता है K। ठीक है, अगला है K होता है 11, 11 में से -2 करूंगा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो ये हो जाएगा 9। 9 क्या होता है भाई? 9 होता है I। U मेरा होता है 21, -3 करूंगा तो 18, 18 होता है R। M होता है 13, -4 करूंगा तो 9 और फिर से आ जाएगा I। उसके बाद B होता है मेरा 2। अब यहां पर देखना, ये एक मजेदार चीज है, यहां पर ये एक मजेदार चीज है कि भाई B होता है 2, इसमें से -5 क्या करे? सर मैथ्स की तरह इंटीजर्स इंटीजर्स खेले क्या? नहीं। यहां पर एक चीज समझना कि अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना, वो एक चेन में चलती है, यानी कि A से लेके Z तक चलेगी और उसके बाद खत्म होगी तो फिर से A शुरू हो जाएगा, ABCD। अब मान लो B पे हो आप, यहां पर ये B अगर सेकंड पोजीशन है, इससे आपको -5 करना है तो कहां जाओगे? ये -1, -2 पे Z आ गया, -3 पर Y आएगा, -4 पर X आएगा। ठीक है, ये -1, -2, -3, -4 और -5 पर W आ जाएगा। यानी कि B से -5 करूंगा तो पोजीशन कौन सी आएगी मेरी? 23 आ जाएगी और वो हो जाएगा मेरा W। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा KIRIW। क्लियर है सबको? KIRIW, इस तरीके से, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर B से -5 करना आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो वहां पर। ठीक है, -5 करने पे आप वापस उल्टा चले जाओगे अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। ठीक है, B से -1 करोगे तो क्या आएगा? A आएगा, -2 करोगे तो Z, -3 करोगे तो Y, -4 करोगे तो X, -5 करोगे तो W आएगा। आई होप सबको कोई वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है भाई, मशीन इज रिटन एज LBBIHOD, देन हाउ विल वी कोड SLTMFNB इन द सेम लैंग्वेज? तो है मशीन। फटाफट से पहले खुद सॉल्व कर लो हिंट देखकर। मशीन को कोड किया गया है LBBIHOD। हिंट क्या है? कह रहा है भाई ऑल्टरनेटिवली -1,
पहली पोजीशन पर, अगले में +1, फिर -1, फिर +1। यानी कि पहले वर्ड के अंदर आपने शुरुआत किससे करनी है, एक लेटर कम करके, फिर अगले में एक ज्यादा कर देना है, फिर अगले में कम करना है, फिर अगले में ज्यादा करना है, ऐसा। तो देखो भाई m होता है 13, ठीक है, इसमें क्या करना है -1, इसमें -1 करना है, तो -1 करेंगे तो l होता है 12। अब a होता है मेरा 1, ठीक है, 1 में क्या करना है मेरे को, अगले में +1 करना है, ठीक है, तो b मेरा 2 हो जाएगा। फिर c होता है मेरा 3, 3 में मेरे को अगले में फिर से -1 करना है, -1 करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर b आ गया जो 2 है। ऐसे ही करते रहना है मेरे को, ठीक है, पहले में -1 करना है, दूसरे में +1, इसमें फिर -1, फिर इसमें +1, ठीक है, इसमें -1, इसमें +1, फिर इसमें -1, ठीक है, लास्ट में देखो -1 है तो d आ गया मेरा। तो ऐसे जहां तक जितने लेटर हैं तो ये रूल फॉलो करना है। शुरुआत बस देख लो किससे करनी है, शुरुआत -1 से करनी है, शुरुआत मेरी -1 से ही है, फिर ऑल्टरनेटिवली +1 -1 +1 ऐसे। तो मेरा वर्ड है SLTMFNB, ये मेरा वर्ड है। शुरुआत करता हूं यार इसकी, तो पहले में करना है -1, पहले में -1 करूंगा तो S से एक कम होता है R, L में +1 करूंगा तो होता है M, T में -1 करूंगा तो S, फिर M में +1 करूंगा तो N, फिर F में -1 करूंगा तो E, N में +1 करूंगा तो O, हाँ, और B में -1 करूंगा तो A। ये मेरा आंसर आएगा, RMSNEOA। क्लियर है भाई, RMSNEOA। अगर मैं ये सेम पैटर्न को फॉलो करता हूं तो ये मेरा वर्ड बनेगा। क्लियर है सबको, इस तरीके से सॉल्व होंगे यार। तो ये हमारा चल रहा है अभी तक पैटर्न सब्स्टिट्यूशन। फटाफट से नेक्स्ट, अभी एक और भी है यार, एक और भी है। कह रहा है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टॉप is written as VWRS, then how will we code return and shoot in the same language? तो एक पैटर्न बताकर उसने मेरे से 2 वर्ड्स का कोड पूछ लिया है। अब यहां पर हिंट क्या दिया हुआ है, कह रहा है भाई ओरिजिनल वर्ड के जितने लेटर्स है ना उसमें +3 कर दो। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। मैंने कहा देखो भाई, देखो स्टॉप है, ठीक है, अब स्टॉप को कैसे बनाया है भाई, VWRS, S होता है मेरा 19, T होता है 20, O होता है 15, P होता है 16। मैंने कहा इसमें +3 करके देखता हूं, 19 में +3 करा तो हाँ 22 मेरा V बन रहा है, 20 में +3 करूंगा तो मेरा 23 आना चाहिए W, बिल्कुल ठीक है, 15 में +3 करा तो 18 बन रहा है, और 16 में +3 करूंगा तो एग्जैक्टली 19 ये और 18 ये, ठीक है भाई, ठीक बन रहा है बिल्कुल। तो फटाफट से रिटर्न का बनाते हैं भाई, रिटर्न सब में +3 करना है यार। रिटर्न क्या बनेगा, रिटर्न में देखो ये 18 होता है, इसमें +3 करूंगा तो 21, 21 होता है U, ये 5 होता है, +3 करूंगा तो 8, 8 होता है मेरा H, ठीक है, और T ये 20 होता है, इसमें +3 करूंगा तो 23, 23 होता है W, U होता है मेरा 21, +3 करूंगा तो 24 आ जाएगा, और 24 क्या होता है मेरा, 24 होता है मेरा अगेन X, R मैं पहले निकाल चुका हूं, RU होगा, और N मेरा होता है 14, 14 में +3 करूंगा तो 17, और वो होता है Q। तो भाई रिटर्न तो मेरा ये बन जाएगा UHWXUQ। और दूसरा है शूट, तो शूट देखो भाई S19 होता है, फटाफट से करते हैं, अब दिमाग में कर लेंगे। 19 + 3 22, 22 क्या होता है भाई, V होता है, 22 क्या होता है भाई, V होता है, H 8 होता है, 8 + 3 11, 11 क्या होगा भाई, 11 होता है मेरा K, O 15 होता है, 15 + 3 18, तो R, तो ये भी R, और ये T का हमने निकाला था यहां पर, T का है W, ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा VKRRW, VKRRW। क्लियर है सबको क्वेश्चन, बस +3 करना था, ये हमारे कोड बनते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब आ गया भाई पैटर्न सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, और अब आ गया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा जाता है बिना किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द कोडिंग, in this type of coding the letters of the original word are substituted randomly with any alphabet or number not necessarily followed a pattern। तो मुद्दा कहने का क्या है कि जो ओरिजिनल वर्ड हैं लेटर्स में जो उसके अंदर है उनको सब्स्टिट्यूट करा जाता है रैंडमली, किसी अल्फाबेट से या किसी नंबर से या किसी सिंबल से। जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा हो। यहां पर टिप क्या है
कह रहा है इन दीज क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड द पैटर्न और आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। सबसे आसान चीज क्या है कि आपको पैटर्न या आंसर जो है, जो कोड का पैटर्न है या जो आंसर हमें ढूंढना है, वो क्वेश्चन में से ही मिल जाता है हमें। सबसे बढ़िया चीज इसकी ये है। कैसे, आओ देखते हैं। कह रहा है भाई, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंट इज कोडेड एज दिस, एक्सेल इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल एक्सेप्ट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। देखो भाई, पेंट लिख लेते हैं। पेंट को कोड किया गया कैसे, 74128। उसके बाद दूसरा वर्ड है एक्सेल। एक्सेल को कोड कैसे किया गया भाई, एक्सेल को कोड किया गया कैसे, 93596। अब देखो इसमें आसान चीज क्या है, इसमें यह है कि भाई देखो P यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर है तो 7 इसके लिए कोड हुआ है, A के लिए 4 है, I के लिए 1 है, N के लिए 2 है, T के लिए 8 है। क्यों है, कोई रीजन नहीं है, बस उसको हमने ये इमेज दे दी, ये नंबर दे दिया कि तेरे लिए ये नंबर है। देखो यहां पर E के लिए 9 है, वेरीफाई कर लो, तो यहां पर भी फोर्थ पोजीशन पर E के लिए 9 है। हमें बताना है एक्सेप्ट का क्या होगा, एक्सेप्ट का ढूंढ के बताना है भाई, एक्सेप्ट का। क्वेश्चंस में से ही आंसर मिल जाएगा। ए के लिए क्या है, ए के लिए है सेकंड पोजीशन पर 4। सी के लिए क्या है, सी यहां पर थर्ड पे है, यहां पर थर्ड पे क्या है 5, तो 4 5 5। ई के लिए क्या है, ई के लिए है 9, और पी के लिए 7, और टी के लिए क्या है, टी के लिए है 8। तो हमारा आंसर आना चाहिए 4 5 5 9 7 8। ये रहा भाई, देखो चार ऑप्शन आपके पास यहां पर दे रखे हैं, 4 5 5 9 7 8। क्या इसमें कोई मुश्किल है, क्या इसमें कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है, ये तो लॉजिकली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकली कॉमन सेंस है यार। इन्हीं में से तो ढूंढ के लिखना है बस, बनाकर कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई देखो 20 को ऐसे कोड किया गया है, उसके बाद एक वर्ड है 11, उसको ऐसे कोड किया गया है, तो इन्हीं में से ढूंढ के बताओ 12 कैसे कोड होगा। 12 कैसे कोड होगा ये हमें बताना है। तो मैंने कहा भाई देखो 20 लिख लेता हूं यहां पे फटाफट से। 20 को कैसे कोड करा है भाई, 20 को करा है 863985। उसके बाद अगला है 11, 11 को कैसे कोड करूंगा, 11 को कोड करूंगा 323039। तो मुझे बताना है 12 को कैसे कोड करूंगा। इसके बाद 12 को कैसे कोड करूं, फटाफट से ढूंढता हूं। टी के लिए क्या है, टी के लिए देखो 8 है, यहां पर सेकंड लास्ट पर भी टी है, तो यहां पर भी 8 ही है, तो टी के लिए हो गया भाई 8। डब्ल्यू ये रहा सेकंड पोजीशन पर, डब्ल्यू के लिए 6। ई यहां पर है थर्ड पोजीशन पर, ई के लिए है 3, नीचे भी देख लो ई यहां पर भी है, ये 3 ये 3 ये 3 3 3 3, तो ई के लिए 3। एल के लिए, एल सेकंड पोजीशन पर है 2, ठीक है। वी के लिए, वी ये रहा फोर्थ पोजीशन पर 0, ये 0 वी के लिए, और ई के लिए अगेन 3। तो आंसर आना चाहिए 863203, 863203, ये रहा भाई 863203, ये मेरा ऑप्शन है। इन्हीं में से ढूंढ के निकालना फटाफट से, हो गया भाई, आसान है काफी। अगला क्वेश्चन है डेसिफर कोडिंग। अब ये भी एक बोनस टॉपिक है। डेसिफर कोडिंग क्या है, ये भी एक बोनस टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल वर्ड, ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है, लेकिन इसमें जंबल भी लगा होता है, यानी कि इसमें वर्ड्स स्क्रैम्बल्ड होते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा एलिमिनेशन लगाकर ढूंढना होता है। हमें इसमें क्या करना होता है, थोड़ा एलिमिनेशन लगाकर ढूंढना होता है। जैसे कि मान लो इसके अंदर ये एक फ्रेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, फिर ये एक और फ्रेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, और फिर एक और ऐसा फ्रेज दिया हुआ है और उसका मतलब ये है। तो हमें बस उसके अंदर एक ना एक वर्ड या डिजिट का मतलब बताना होगा। जैसे कि कह रहा है मैंगोज आर गुड, तो ये हम लिख लेते हैं। कह रहा है भाई मैंगोज आर गुड को कैसे लिखेंगे, ये देखो मैंगोज आर गुड, इसके लिए जो वर्ड है वो है 743, इसके लिए है 743। उसके बाद कह रहा है ईट गुड फूड, और इसके लिए जो कोड है वो है 657, और उसके बाद अगला है मैंगोज आर राइप, और उसके लिए जो कोड है वो है 934। तो कह रहा है व्हाट डिजिट मींस राइप, राइप के लिए कौन सी डिजिट यूज करनी है। अब यहां पर ना एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट है कि ऐसा नहीं है कि मैंगोज के लिए 7 यूज होगा, मैंगोज फर्स्ट पे है, तो यहां पर ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे राइप ढूंढ के निकालना है। अब वो मैं कैसे निकालूं समझदारी से,
देखो मैं ये कहूंगा कि देखो इस फ्रेज के अंदर मैंगोज आर राइप 3 लेटर हैं, 3 वर्ड हैं और यहां पर 3 नंबर्स हैं। किसके लिए कौन सी डिजिट है वो फटाफट से हमें देखना है। अब ये कैसे ढूंढूं? मैंने कहा देखो देखो तीनों फ्रेज में से राइप इकलौता सिर्फ यहां पर है, राइप सिर्फ यहां पर है तीनों फ्रेज में। ये फ्रेज नंबर 1, ये फ्रेज नंबर 2, ये फ्रेज नंबर 3, राइप सिर्फ इसी फ्रेज में और किसी ऊपर फर्स्ट ना फर्स्ट फ्रेज पे है ना सेकंड फ्रेज में है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो ऊपर किसी में ना हो। देखो अगर मैं कहूं मैंगोज, मैंगोज मेरा यहां पर भी है, मैंगोज मेरा यहां पर भी है, मैंगोज यहां पर भी है, मैंगोज यहां पर भी है, ठीक है, और आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, ठीक है भाई, आर यहां पर भी है और आर यहां पर भी है, मैंगोज भी ऊपर नीचे है, आर भी ऊपर नीचे है। अब देखो 4 और 4 दोनों ऊपर हैं, 3 और 3 भी दोनों ऊपर हैं। इकलौता डिजिट कौन सा है जो सिर्फ यहां पर है और ऊपर नहीं है? वो है 9। तो सिंपल सी बात है, राइप के लिए क्या आंसर हो जाएगा? राइप के लिए ए ऑप्शन 9। वो चाहे काटो चाहे ना काटो वो जरूरत नहीं है, आप यहां से भी डायरेक्टली देख सकते हो कि राइप इकलौता वर्ड यहां पर है और 9 इकलौता नंबर है यहां पर, सिर्फ ये देखना है। हिंट नीचे दिया हुआ है, हिंट क्या है? कह रहा है इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस द ओरिजिनल वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड रैंडमली with numbers to form the word which are not necessarily in the respective order। यहां पर यही चीज तो अलग है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, क्या कि भाई इन क्वेश्चंस के अंदर ओरिजिनल वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है रैंडमली किन्हीं भी नंबर्स के साथ। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस तो है कि किसी भी नंबर के साथ बिना किसी लॉजिक के बिना किसी पैटर्न के सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे वर्ड्स या डिजिट्स या नंबर्स अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर में हो, स्क्रैम्बल्ड अप हो सकते हैं, हमें इस तरीके से फाइंड करना होता है। आओ फटाफट से अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। कह रहा है भाई यहां पर गुड स्वीट फ्रूट, ये एक फ्रेज है, गुड स्वीट फ्रूट, कह रहा है इसको कोड किया गया है 851। उसके बाद कह रहा है गुड रेड रोज, गुड रेड रोज को कैसे कोड किया गया है? 783। इसके बाद कह रहा है रोज एंड फ्रूट, ये तीसरा फ्रेज है, रोज एंड फ्रूट, इसको कैसे कोड किया गया है? 341, ऐसे कोड किया गया है। तो कह रहा है विच डिजिट स्टैंड फॉर स्वीट, स्वीट के लिए कौन सी डिजिट आती है ये हमें देखना है। अब देखो स्वीट यहां पर एक लौता है, स्वीट कहीं और है क्या? कहीं और नहीं है, स्वीट यहां पर एक लौता है। गुड कहीं और है, देखो गुड यहां पर भी है, गुड यहां पर भी है, ठीक है, गुड यहां पर भी है, गुड यहां पर भी है। ये फर्स्ट फ्रेज है, ये सेकंड फ्रेज है, ये थर्ड फ्रेज है। तो गुड यहां पर भी है, गुड यहां पर भी है, तो ऐसे कोई वर्ड्स जो दोनों यहां पर हो वो है 8 और 8। दो लेटर्स जो फर्स्ट में भी हो सेकंड में भी हो वो है 8। तो 8 किसके लिए हो गया? 8 हो गया गुड के लिए। फ्रूट देखो यहां पर भी है, फ्रूट यहां पर भी है, तो यहां पर देखो 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया मेरा फ्रूट के लिए। तो एक बचा ऊपर यहां पर कौन सा? 5, जो कहीं और रिपीट नहीं हो रहा। तो स्वीट के लिए कौन सा है भाई? 5 मेरा स्वीट के लिए हो जाएगा। क्लियर है सबको? यहां पर स्वीट के लिए कौन सी डिजिट हो जाएगी? 5। मुझे बताओ कि क्या ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है डेसिफर कोडिंग, राइट। हम अगर पैटर्न सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, न्यूमेरिकल कोडिंग कर चुके हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस इनको मैं बोनस टॉपिक बोलता हूँ यार, ये कॉमन सेंस से ही बंदा सॉल्व कर सकता है, इसके लिए कोई कंसेप्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज याद करनी है, ना कोई ऐसा कोई स्पेशल पैटर्न लगाना है, सिर्फ थोड़ी बहुत समझदारी, लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस आपको यहाँ पर चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई, तो भाई आज का ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, आज हमने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जंबल पूरा सीख लिया, मिरर वैल्यूज का टेबल सीख लिया, मिरर वैल्यूज का और न्यूमेरिकल कोडिंग का भी हमने टेबल के लिए वो कोड जो है सीख लिया, और सब्स्टिट्यूशन के भी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, पैटर्न के भी, डायरेक्ट के भी, बोनस टॉपिक्स भी, चेन कोडिंग और डेसिफर कोडिंग हमने इसके अंदर कर लिया है। तो आज की क्लास में काफी सारे टॉपिक्स हमने कर लिए और काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करे हैं। बट एक चीज बच्चों याद रखना कि इतने से क्वेश्चंस अभी काफी नहीं है। क्वेश्चंस अभी कंसेप्ट के साथ आपने मेरे साथ प्रैक्टिस थोड़े बहुत कर लिए हैं, बट जितने क्वेश्चन आज हमने क्लास में करे हैं, गिन लो, मुझे तो याद भी नहीं हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं यार। जितने क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस करे हैं आज, उससे कम से कम 10 टाइम्स इसी सेम टॉपिक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट जाने हैं 10 टाइम्स। ठीक है भाई, टाइम कम है, हमें एक्यूरेसी पर भी टाइम फोकस करना है यार, कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो, गलत ना हो, गलती के चांसेस कम करने हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी स्पीड पर भी ध्यान रखना है कि हम ज्यादा टाइम जो है ना लगाएं।
So that's it for today, बच्चों. Goodbye. Meet you in the next lecture with next topic.